हेलो बच्चों। तो हम लोग मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आज हमारा ये सेकेंड क्लास है, जिसमें हम लोग इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे रहती है, डीएनए कैसे दिखती है, वंशागतिकी में क्या चीज़ ऐसे जो रहती है जो पार्टिसिपेट करती है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाती है, उसको हम लोग वंशागतिकी बोल रहे थे और उसके आणविक आधार के बारे में ही पढ़ना शुरू किए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं इसकी खोज किसने किया है और कैसे इसकी खोज हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट लोग ने इसके खोज को आगे बढ़ाया है, उन सब के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा आज के क्लास का, क्या, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, या बोल सकते हैं आनुवंशिक सामग्री की खोज। मतलब हम वंशागतिकी में आणविक आधार तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आणविक आधार होती क्या है, क्या चीज को हम बोलकर आधार लेकर ये पढ़ना शुरू किए हैं हम लोग, वंशागतिकी में क्या चीज शामिल होने वाली है, तो उसी का आंसर है ये आनुवंशिक सामग्री, या बोल सकते हैं आनुवंशिक पदार्थ। यही आनुवंशिक पदार्थ की जो खोज था वो कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये साबित करने के लिए कि प्रयोग किए जा रहे हैं कि कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है। शुरुआत में अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे किसी से कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, तो एक लाइन में आंसर दे देगा डीएनए। लेकिन इस डीएनए को खोज करने में बहुत कॉम्प्लिकेशन हुआ है, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट को अलग अलग टाइम में अलग अलग रिसर्च किए तो अलग अलग चीजें मिला था, तो इससे ये क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा था कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है कि क्या है। ठीक है, तो उसके लिए जो पहला प्रयोग किया गया है ना साइंटिस्टों के द्वारा, उसको देखते हैं हम लोग। तो पहला प्रयोग था आनुवंशिक पदार्थ की खोज में फ्रेडरिक ग्रिफिथ का। किसका? फ्रेडरिक ग्रिफिथ के प्रयोग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना। पहले बात तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब होता है रूपांतरण प्रयोग। फ्रेडरिक ग्रिफिथ द्वारा दिया गया रूपांतरण प्रयोग, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत प्रयोग। ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट है ना, उसका डायग्राम दिया है यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं। इसने क्या किया है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब होता है रूपांतरण प्रयोग, मतलब एक चीजें दूसरे चीजें में रूपांतरित होती है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या किया है और कब दिया, सन भी याद रखना 1928 में। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकते हैं या मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया, तो मैच द कॉलम में रहेंगे फ्रेडरिक ग्रिफिथ। और आते रहते हैं ना, नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किसने दिया है। ठीक है, ज्यादातर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में साइंटिस्ट का जो नाम है, लगभग सभी साइंटिस्ट का नाम हर साल पूछते रहते हैं। ठीक है, तो हर साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर पता होना चाहिए, उसका एक्सपेरिमेंट भी पता होना चाहिए। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने 1928 में क्या किया था, चूहों और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का उपयोग किया। चूहों मतलब जिस पर वो एक्सपेरिमेंट करता था और जिसके द्वारा करता था, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का एक बैक्टीरिया था जिसका प्रयोग वो चूहे के ऊपर करके देखता था। तो क्या होती है इसमें, स्ट्रेप्टोकोकस में देखते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के दो स्ट्रेन होते हैं। दो स्ट्रेन का मतलब, एक स्ट्रेन हम जानते हैं ग्राम स्ट्रेनिंग के आधार पर बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव। जब हम उसको कलर करते हैं या जब हम उसके बारे में पढ़ना स्टडी करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, एक जो स्ट्रेन रहेगा कुछ अलग लक्षण दिखाएगा, दूसरा स्ट्रेन जो रहेगा कुछ अलग लक्षण दिखाएगा। तो इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के दो स्ट्रेन लिए, उसमें क्या किया, सबसे पहला वाला स्मूथ एस स्ट्रेन था जो विरुलेंट था, मतलब रोगजनक का है। इसमें पॉलीसैकेराइड श्लेष्मा आवरण वाला होता है, यह निमोनिया का कारण बनता है। मतलब ये है कि इसमें यहाँ पर म्यूसिलेजिनस कोटिंग होती है इसमें, और म्यूसिलेजिनस कोटिंग है मतलब चिपचिपा होता है, इसकी वजह से क्या होती है, स्मूथ रहती है। स्मूथ का मतलब चिकना। तो पहला जो स्ट्रेन लिया गया था वो क्या था, चिकना, और यही चिकना वाला क्या करता था, न्यूमोनिया करता था, मतलब रोग करता था, न्यूमोनिया। यही निमोनिया करता था, मतलब यही रोग कारक था। यही क्या है, विरुलेंट भी बोलेंगे इसको, रोग कारक होंगे कौन, स्मूथ वाले। ठीक है, दूसरा देखते हैं खुरदुरा स्ट्रेन, गैर रोगजनक नॉन विरुलेंट, इसमें कोई श्लेष्मक आवरण नहीं होता, ये निमोनिया का कारण नहीं बनता। तो वो जो नॉर्मल वाला रहता था है ना, वो ऐसे ही दिखाई देता था, बस इसके ऊपर कोई म्यूसिलेजिनस कोटिंग वगैरह नहीं है, तो ये क्या हो जाता था, उसकी वजह से क्या हो जाता था, रफ। और रफ होने की वजह से क्या नहीं कर पाता था, न्यूमोनिया कॉज नहीं करता, न्यूमोनिया नहीं करेगा। हम लोग न्यूमोनिया के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, न्यूमोनिया क्या होती है। तो न्यूमोनिया जो रहती है, लंग्स के अंदर एल्वलाई जो रहती है वहां पर कुपिका,
उन कुपिकाओं में भरना चाहिए है ना गैस, लेकिन भर जाती क्या द्रव, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज जो सरफेस है ना, मतलब गैसीय विनिमय सतह, वो क्या हो जाती है, बदल जाती है, कम हो जाती है। यही कारण है कि वो निमोनिया हो जाती है। ठीक है, तो निमोनिया कॉज कौन करता था, ये स्मूथ वाला जो है निमोनिया कॉज करता था, और जो रफ वाला निमोनिया कॉज नहीं करता। ठीक है, यहाँ से हम देख भी सकते हैं एस स्ट्रेन के ऊपर में म्यूसिलेजिनस कोटिंग लगा है, मतलब म्यूकस की कोटिंग है, जिसकी वजह से स्मूथ है, जबकि यहाँ पर म्यूकस की कोटिंग नहीं है, तो क्या है, आर स्ट्रेन रफ होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको माइस में इंजेक्ट करके देखेंगे। तो माइस ही क्यों लेते हैं इंजेक्ट करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर सिमिलरिटी मैमल्स में, मैमल्स है माइस, मतलब स्तनधारी होते हैं, तो ज्यादातर सिमिलरिटी मनुष्य जैसा ही रहता है इसके अंदर में, तो इसीलिए इस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, किस पर, चूहों पर। ठीक है, तो चूहों का प्रयोग किया गया था किसके द्वारा, फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा चूहों पर प्रयोग किया गया था, किसको लेकर, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को लेकर। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं। अब क्या क्या किया है इसने वो भी जानते हैं हम लोग फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग एस स्ट्रेन वाला। एस स्ट्रेन चूहों में इंजेक्ट किया, चूहा मर गया। आर स्ट्रेन चूहे में इंजेक्ट किया, चूहा जीवित रहे। एस स्ट्रेन गर्मी से मारे गए चूहे में इंजेक्ट किया, चूहा में इंजेक्ट करने पर चूहा जिंदा रहा। एस स्ट्रेन गर्मी से मारे गए प्लस आर स्ट्रेन जीवित चूहे में इंजेक्ट किया, चूहा मर गया। तो देखो एक्चुअल में है क्या, इसको देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर एस स्ट्रेन है, यहाँ पर क्या है, एस स्ट्रेन, इस वाले जो बीकर दिख रहा है उसमें क्या है, एस स्ट्रेन है। अब इस एस स्ट्रेन को इस माइस में इंजेक्ट कर रहे हैं हम लोग, चूहे में डाल रहे हैं, और ये एस स्ट्रेन क्या था, लिविंग था, जीवित है। तो जब चूहे में डालेंगे तो चूहे को क्या हो जाता है, निमोनिया, लिविंग एस स्ट्रेन सेल्स फाउंड इन हार्ट। तो ये इसको क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाएगा, और निमोनिया होने की वजह से इस चूहे का क्या हो जाएगा, मृत्यु, मतलब ये डेथ हो जाती है इसकी, क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, किसकी, इस माइस की। क्यों, क्योंकि एस स्ट्रेन वाले को हम डाले थे, और एस स्ट्रेन वाला क्या करता था, निमोनिया कॉज करता था, तो इसको निमोनिया हुआ, और निमोनिया होने की वजह से इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब दूसरे बारे में हम क्या किए, ये पहला तो हो गया, दूसरा क्या किए, आर स्ट्रेन। तो दूसरे वाले में लिविंग आर स्ट्रेन को हम लोग डाल रहे हैं, इस बीकर में लिए थे, अब इसको हम लोग किस में डाले, चूहे में डाल रहे हैं। आर मतलब क्या, रफ वाले को लेके डाल रहे हैं हम लोग चूहे में। तो देखो माँ चूहा क्या रहा, नो बैक्टीरिया सेल्स फाउंड इन हार्ट, मतलब क्या हुआ, चूहा जिंदा रहा। क्यों, क्योंकि रफ वाला न्यूमोनिया कॉज करता है क्या, तो न्यूमोनिया कॉज नहीं करता, न्यूमोनिया नहीं करेगा तो चूहा क्या होगा, जिंदा बचा ही रहेगा। ठीक है, तीसरा में हम क्या किए, हीट किलिंग ऑफ एस स्ट्रेन। अब हम क्या किए, इधर से हम लोग आग दे रहे हैं, किसको, ये जो ऐसा यहाँ पर हम लोग लिए थे वैसे एक और सेटअप ले रहे हैं, लेकिन इसमें क्या किया हम लोग, आग से इसको जला दिए, किसको, मतलब ताप दिए इस एस स्ट्रेन वाले को। तो इसकी वजह से क्या हो गया, हिट किल्ड हो गया, ये क्या हो गया, हिट किल्ड, मतलब हम लोग उसको उष्मामृत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उष्मामृत। उष्मा देने से क्या हो गया, मर गया। अब इसके बाद में इसी को हम चूहे में इंजेक्ट करवाएंगे। उष्मामृत होने के बाद में चूहे में जब इंजेक्ट होगा, ये तो मर गया, क्योंकि एक डिजीज कॉज करता था निमोनिया का बैक्टीरिया, लेकिन ये मर गया। मरने की वजह से जब हम चूहे में इंजेक्ट करेंगे तो चूहा क्या रहेगा, जिंदा ही रहेगा, मतलब चूहा जिंदा रहेगा। यहाँ पर भी चूहा क्या था, जिंदा। यहाँ पर हिट किल्ड करने के बाद भी क्या है, जिंदा है। एस स्ट्रेन ही है, लेकिन उसको हम लोग हिट किल्ड कर दिए, इसकी वजह से वो क्या है, जिंदा हो गया। ठीक है, और अगला देखते हैं। तो मिक्सिंग ऑफ हिट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस एंड लाइव आर स्ट्रेन। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एस वाले को हम लोग ले रहे हैं इस बार उष्मामृत वाला, प्लस आर वाले को ले रहे हैं हम लोग लाइव वाला। आर को हम ले रहे हैं क्या चीज, लाइव। तो देखो दोनों का मिक्सचर ले रहे हैं, दोनों को मिला दिए एक ही बीकर में, और उसके बाद चूहे में इंजेक्ट किए इसको, उष्मामृत प्लस आर स्ट्रेन को चूहे में क्या किए, इंजेक्ट। तो चूहा क्या हो गया, मर गया। देखो आर स्ट्रेन डालते थे यहाँ पर तो नहीं मरता था, चूहा जिंदा रहता था। एस स्ट्रेन को डालते थे तो भी चूहा जिंदा रहता था, लेकिन इन दोनों को मिक्सअप कर दिए, तो मिक्सअप करके डालने पर क्या हो गया, चूहा मर गया, मतलब न्यूमोनिया कॉज हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चार पूरे बातें जो है ना समझ आना चाहिए। 1 है ना, ये 2 है, और ये 3 है, और ये क्या है 4। तो ये चारों बातें मेरे ख्याल से समझ आएगा। ठीक है, और देखो ये करने के बाद में हम आगे भी देखते हैं कि आगे और क्या चीज हो सकती है। तो आगे देखें इसमें क्या बताया गया इसमें सिद्धांत में। तो देखो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गर्मी से मारे गए एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कोई रूपांतरण सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल स्थानांतरित हुआ है। इसने
आर स्ट्रेन को चिकना पॉलीसेकेराइड कोट संश्लेषित करने और रोगजनक बनने में सक्षम बनाए, यह आनुवंशिक सामग्री के स्थानांतरण के कारण है। यहां पर इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है क्या, एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कोई रूपांतरण सिद्धन, मतलब एस स्ट्रेन से, इधर देख सकते हैं हम लोग, एस स्ट्रेन जो उष्मामृत था, है ना, उसमें से कोई ना कोई पदार्थ ऐसा होगा जो एस आर स्ट्रेन इसमें क्या हो गया होगा, ट्रांसफॉर्म हो गया होगा। क्या हो गया होगा, ट्रांसफॉर्म। तो इसी की वजह से आर स्ट्रेन में ऐसा कोई चीज मिला जो ऊपर से म्यूसिलेजिनस कोटिंग वाला था। मतलब हम इसको अलग देखेंगे एस स्ट्रेन को तब, और आर स्ट्रेन को देखेंगे तो आर स्ट्रेन के ऊपर में म्यूसिलेजिनस कोटिंग था, मतलब म्यूकस कोटिंग था। मतलब ये निष्कर्ष निकाला फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कि एस स्ट्रेन में से कोई पदार्थ ऐसा होगा जो आर स्ट्रेन में चला गया होगा, और ये चला जाने वाली प्रोसेस को कुछ ना कुछ चला गया, जिसकी वजह से इसने आर स्ट्रेन को चिकना पॉलीसेकेराइड कोट संश्लेषित करने और रोगजनक बनने को सक्षम बनाया। मतलब इसमें से जो विरुलेंट वाला जीन था वो ट्रांसफर हो गया कि इसमें आर स्ट्रेन में, तो आर तो जनरल समय में क्या था, ऐसा रहता था, मतलब खुरदुरा रहता था, लेकिन जैसे इसमें से कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ है, उसी के वजह से इसके ऊपर में क्या बनने लग गए, ये म्यूकस चिकना पॉलीसेकेराइड कोट संश्लेषित करने लग गया ये, और दूसरा इसको रोगजनक बनने के ऊपर मजबूर कर दिया। यही कारण है कि ये चूहा क्या हो गया, मर गया। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में चेंज होती है कि आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन में चेंज होती है। अब देखो क्या है, हिट किल्ड कर देने से कुछ समय के लिए वो क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, कौन, बैक्टीरिया के पैथोजन या बोल सकते हैं हम लोग आनुवंशिक पदार्थ, वो कुछ समय के लिए क्या हो जाती है, निष्क्रिय। और जब उसको जीवित वाला मिलता है, जैसे कि आर स्ट्रेन को हम लोग क्या लिए थे, जीवित वाला, है ना, लाइव वाला लिए थे, तो एस स्ट्रेन में से कुछ ना कुछ पदार्थ क्या हो गया, रूपांतरित हो गया। और जब रूपांतरित हुआ तो आर स्ट्रेन के कुछ पैथोजन म्यूकस की कोटिंग बनाने लग गए, और म्यूकस की कोटिंग के साथ साथ में और क्या हुआ, वो रोगजनक भी बन गए। क्या बन गए, रोगजनक भी बन गए। ठीक है, तो इन निष्कर्ष को याद रखना कि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म होती है, न कि आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन, क्योंकि ये तो उष्मामृत है, ये क्या है, उष्मामृत। तो उष्मामृत की वजह से, मतलब इसकी वजह से तो रोग नहीं हो रहे थे, ये क्या था, जिंदा, और इसकी वजह से भी रोग नहीं हो रहे थे। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसा था जो ट्रांसफॉर्म होके एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पूरा बात समझ आया होगा, है ना। तो ये आनुवंशिक सामग्री के स्थानांतरण के कारण हुआ है, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के कारण हुआ है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। रूपांतरण प्रयोग मतलब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसका, फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के ऊपर काम किया गया है इसके द्वारा, है ना। और यह किस पर इंजेक्ट करता था, तो ये चूहों पर इंजेक्ट करता था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हुआ होगा। और डायग्रामेटिकली पढ़ने से हमारा ये भी क्लियर होता है कि हम डायग्राम से देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। यदि हम सिर्फ थ्योरी देखेंगे तो थ्योरी से हमें समझ नहीं आएगा क्या क्या चीजें। यदि उसी चीज को हम डायग्राम में देख लिए तो जो पढ़ रहे हैं उसको, तो अच्छी बात है, हमारे मेमोरी जो पावर रहती है वो इमेजिनेशन को विजुलाइज जब कर लेती है तो ज्यादा लॉन्ग टर्म में याद रहती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पहला वाला बात समझ आया होगा। इसका जो निष्कर्ष है ना वो भी याद रखना, फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से क्या साबित होता है, तो इसके है ना याद रखना कि इसने क्या निष्कर्ष निकाला था, एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कोई ना कोई ऐसा पदार्थ चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ना इसके एक्सपेरिमेंट से ये पता नहीं चला कि आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल क्या होती है। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं हम लोग। इसके बाद देखें और अब फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से ये तो नहीं पता चला कि आनुवंशिक पदार्थ कौन है, डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है कि क्या है, या कौन सा पदार्थ होती है जो आनुवंशिक पदार्थ होती है, या कौन सा पदार्थ एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म हुआ, रूपांतरित हुआ, ये नहीं पता चला। तो बाद में फिर से साइंटिस्ट आए रूपांतरण प्रयोग का जैव रासायनिक परीक्षण करने के लिए। जैव रासायनिक लक्षण देखो, रूपांतरण प्रयोग को किसने किया था, उस, है ना, किसने किया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का ही एक्सपेरिमेंट को जैव रासायनिक लक्षण का वर्णन किया 3 साइंटिस्टों के द्वारा। कौन कौन से, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। तो ओसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लियोड और मैकलिन मैककार्टी ने ग्रिफिथ के प्रयोग में रूपांतरण सिद्धांत की जैव रासायनिक प्रकृति का निर्धारण करने के लिए काम किया। उन्होंने उपयुक्त एंजाइमों का उपयोग करके गर्मी में मारे गए एस कोशिकाओं से जैव रासायनिक प्रोटीन, डीएनए, आरएनए आदि को शुद्ध किया। तो देखो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, हम जानते हैं कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या होता है
हिट किल्ड वाले के साथ में, हिट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन, ये दोनों को क्या किए थे, आर स्ट्रेन कौन सा था, लाइव वाला था, और हिट किल्ड वाला कौन सा था, मरा हुआ उष्मामृत था ये। इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग दिए थे चूहों को, तो चूहा मरता था। ठीक है, इसमें से अब हम क्या किए, वही वाला हम लोग टेस्ट ट्यूब लिए एक, और वही वाला जो मिक्सचर था, कौन सा वाला मिक्सचर, उष्मामृत वाला और आर स्ट्रेन जीवित वाला। तो इसको मिक्सचर को हम लोग किसमें लिए, परख नली में जब लिए, तो इसमें से किसका किसको रिमूव कर दिए, लिपिड को रिमूव कर दिए, कार्बोहाइड्रेट को रिमूव कर दिए, दो चीजों को रिमूव कर दिए। उसके बाद हमारा क्या बच गया इसमें, तो इसमें बचा है प्रोटीन, आरएनए और डीएनए, तीन चीजें बची है। तो हम क्या किए, पहले वाले में देखो इसको तीन भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हम लोग थोड़ा थोड़ा। तो पहले वाले में क्या हुआ, हम प्रोटीएज डाले, तो प्रोटीएज डालने की वजह से क्या हुआ, प्रोटीन नहीं रहा, तो प्रोटीन नहीं रहा तो इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें आरएनए हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है। क्यों, क्योंकि प्रोटीएज डालने से प्रोटीन क्या हो गया, टूट गया। आरएनए डाले तो आरएनए डालने की वजह से क्या हुआ, आरएनए टूट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर दो चीज बचे, एक बचा प्रोटीन और दूसरा बचा क्या, डीएनए। तीसरे वाले में हम क्या किए, तो इसमें डीएनए डाले तो उसकी वजह से डीएनए टूट गया, तो कोई डीएनए नहीं बचा, तो यहाँ पर से क्या बचेगा, प्रोटीन, और दूसरा क्या बचेगा, आरएनए। कुल मिलाकर हम ये बोल रहे हैं कि जिसको तोड़ना है उसके पाचक एंजाइम डालना पड़ता है, मतलब प्रोटीएज डालते हैं तो प्रोटीन को पचा देता है, डाइजेस्ट कर देगा, आरएनए डालेंगे तो आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा, आरएनए नहीं रहेंगे, डीएनए डालेंगे तो डीएनए को पचा देगा। तो मेन एक्चुअल में बेसिकली इस जो मिक्सचर था उसमें तीन ही लोग शामिल है, बाकी लिपिड कार्बोहाइड्रेट था उसको तो पहले ही रिमूव कर दिए हम लोग, बाकी ये तीन लोग बचे थे, कौन कौन से, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। इन तीनों में से ही जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया। और उसके बाद हम लोग इसमें क्या डाल के देखे, प्रोटीएज, आरएनए, डीएनए डाल के देखे। तो चलो बताओ, यहाँ पर प्रोटीएज डाले, प्रोटीन तो टूट गया, अब यहाँ पर ये डीएनए और क्या है, आरएनए और डीएनए है, दो चीजें हैं। अब मान लो इस वाले मिक्सचर को हम लोग किसमें करेंगे, माइस में इंजेक्ट करेंगे, मतलब चूहे में क्या करेंगे, इंजेक्ट। तो इंजेक्ट करेंगे तो चूहा यहाँ से क्या हो रहा था, तो चूहा हो रहा था वो मर जा रहा था, डेथ हो जा रहा था। ठीक है, प्रोटीन और डीएनए बचा है, आरएनए क्या हो गया, टूट गया। तो माइस में इसको इंजेक्ट किए, इंजेक्ट, तो चूहा क्या हुआ, तो इसमें भी चूहा क्या हो गया, डेथ हो गया, चूहे का मर गया इसमें भी। अब हम लोग इसमें क्या किए, डीएनए डाले हैं, डीएनए को तोड़ दिए, प्रोटीन और आरएनए है, तो यहाँ पर से फिर से किस में इंजेक्ट किए, माइस में इंजेक्ट किए। तो माइस में जब इंजेक्ट किए तो इस बार चूहा क्या रहा, चूहा क्या रहा, जिंदा रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डीएनए टूट गया है, और डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होती है, डीएनए टूट गया तो उसको रोग नहीं कर पाता था, किसको, माइस को, मतलब डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, डीएनए तो था, डीएनए टूटा नहीं था, और डीएनए ही कन्वर्जन होता है, डीएनए का ही रूपांतरण हो रहा था, इसमें भी डीएनए है, तो डीएनए यहाँ पर भी रूपांतरित हो गया, मतलब डीएनए ही चले गए एक से दूसरे में, मतलब एस स्ट्रैंड से आर स्ट्रैंड में, ऐसे एस स्ट्रैंड से आर स्ट्रैंड में चले गए। लेकिन इसमें क्या हुआ, डीएनए तो टूट गया है, तो डीएनए टूट गया है तो इसमें से उसमें ट्रांसफर नहीं हो पाए, मतलब एस स्ट्रैंड से कुछ पदार्थ आर स्ट्रैंड में जाना चाहिए था, और आर स्ट्रैंड में जाकर उसको एक्टिवेट करके म्यूकस की कोटिंग बनानी थी, लेकिन नहीं बना पाया, तो इसकी वजह से चूहा क्या रहा, जिंदा रहा। इससे ये पता चल गया क्या, कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होती है, क्या होती है, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होती है, इससे हमें पता चल गया। ठीक है, तो हम लोग इसको देख भी सकते हैं, हम लोग है ना, इसको बना के दिखाए भी हैं, तो देखें, प्रोटीन और आरएनए का पाचन प्रोटीएज और आरएनए का उपयोग करके रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता था, अतः रूपांतरणकारी पदार्थ प्रोटीन या आरएनए नहीं था। जो बात मैं बताया वही बात यहाँ पर है ना, थ्योरी के रूप में लिखा है, डीएनए का डीएनए द्वारा पाचन रूपांतरण को रोकता था, रूपांतरण को रोकता था, इसलिए चूहा जिंदा रहा, है ना, यहाँ पर रूपांतरण को रोक रहा था। ठीक है, यहाँ पर रूपांतरण को रोक रहा है, क्यों, क्योंकि वो डीएनए जो है क्या हो गया, मृत हो गया था, तो डीएनए का डीएनए द्वारा पाचन रूपांतरण को रोकता है, वही वाली लाइन है ये। इसका अर्थ है कि डीएनए ने आर कोशिकाओं को एस कोशिकाओं में रूपांतरित किया, अर्थात डीएनए ही रूपांतरणकारी हुआ। मतलब ये है कि इसमें से एस स्ट्रेन में से आर स्ट्रेन के अंदर में जो मटेरियल गया वो क्या था, डीएनए ही था, और डीएनए ही जाता था, इसलिए चूहा क्या हो जाता था, मृत हो जाता था।
तो यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं उसके एक्सपेरिमेंट को, एडेड आर सेल, एडेड आर सेल, एडेड आर सेल किए तो एस सेल अपीयर हुआ, एस सेल अपीयर, नो एस सेल अपीयर, तो यहाँ पर ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, जबकि इन दोनों में हुआ है। इससे पहले वाले इसमें हम लोग जो देखे तो इसमें हुआ, इसके वजह से वो चूहा क्या हुआ, जिंदा हो गया। तो ये सब चीजें जो है ना जानना है हमें, ठीक है। इसके बाद में देखो, लेकिन इसके प्रयोग को कोई लोग नहीं माने। सबसे पहला आनुवंशिक पदार्थ की खोज में हम लोग पढ़े रूपांतरण प्रयोग, तो रूपांतरण प्रयोग में चूहे में हम क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा 1928 में किया गया एक्सपेरिमेंट। क्या किया गया है इन लोगों के द्वारा कि कोई भी आनुवंशिक पदार्थ जो होती है उसकी खोज करने में समय लगता है, तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था चूहों के ऊपर। एक्चुअल में किया था वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर में, जो चूहे में इंजेक्ट करते थे। तो चूहे के अंदर में 2 स्ट्रेन मिले, तो आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन। एस वाले क्या करते थे, रोगजनक थे, जबकि आर वाले क्या थे, सिंपल थे, मतलब रोग कारक नहीं थे। उसका हम लोग वैज्ञानिक परीक्षण करके देखे, किसके द्वारा, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। उन्होंने अलग अलग पाचक एंजाइम लेकर ये प्रूव किया कि डीएनए ही क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन इसकी बात को कोई नहीं माने। तो जब बात को नहीं माने तो एक्सपेरिमेंट अधूरा है। तो इसके बाद एक्सपेरिमेंट किया गया किसके द्वारा, हर्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट देते हैं, है ना, देखते हैं। इसमें ब्लेंडर प्रयोग किया गया था, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का सबका यूज करके इसने क्या किया, हर्से एंड चेस नाम के 2 है ना ये साइंटिस्ट है, उन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट को किया है। तो देखते हैं इसमें, हर्से और चेस ने कुछ जीवाणु भक्षी, है ना, जीवाणु भोजी जो होती है वायरसों को रेडियोधर्मी फास्फोरस P32 युक्त माध्यम पर और कुछ अन्य को रेडियोधर्मी सल्फर S35 युक्त माध्यम पर विकसित किया। देखो क्या है, वायरस जो होती है ना, इसको हम लोग अलग से हम लोग लिख के समझेंगे, पहले हम लोग थ्योरी को देखते हैं उसके बाद में। P32 में विकसित वायरसों को रेडियोधर्मी डीएनए प्राप्त हुआ, क्योंकि केवल डीएनए में ही फास्फोरस होता है। S35 में विकसित वायरसों को रेडियोधर्मी प्रोटीन प्राप्त हुआ, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर होता है, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं हम लोग, इन तैयारियों का उपयोग इस्चीरिया कोलाई को अलग अलग संक्रमित करने के लिए किया गया। संक्रमण के बाद बैक्टीरिया से वायरस कणों को हटाने के लिए ई कोलाई कोशिकाओं के एक ब्लेंडर में धीरे से हिलाया गया। फिर भारी जीवाणु कोशिकाओं से हल्के वायरस कणों को अलग करने के लिए कल्चर को अब केंद्रीय सेंट्रीफ्यूज किया गया, ठीक है। इसके बाद और रेडियोधर्मी डीएनए वाले वायरसों से संक्रमित बैक्टीरिया रेडियोधर्मी थे, यानी डीएनए वायरस से बैक्टीरिया में चला गया था। रेडियोधर्मी प्रोटीन वाले वायरसों से संक्रमित बैक्टीरिया रेडियोधर्मी नहीं थे, यानी प्रोटीन वायरसों से बैक्टीरिया में प्रवेश नहीं किया। अतः यह सिद्ध करता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होती है। और इसको डायग्रामेटिकली ऐसे बताया भी है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, इसमें ही पढ़ते हैं हम लोग। तो देखो क्या किया, हर्से एंड चेस ने सबसे पहले तो क्या किया है, बैक्टीरियोफेज लिया जो रेडियोधर्मी फास्फोरस वाले। तो ये वाली क्या बात है उसको जानते हैं हम लोग। तो ये मान लो क्या है, एक कल्चर मीडियम है जहां पर फास्फोरस युक्त कल्चर मीडियम है, और एक जो और कल्चर मीडियम है जिसमें सल्फर युक्त कल्चर मीडियम है यहाँ पर, ठीक है। अब इस फास्फोरस युक्त कल्चर मीडियम में हम लोग किसको ग्रोथ करा रहे हैं, वायरस को। तो ये वायरस है, ये भी हम लोग सल्फर युक्त कल्चर मीडियम में हम लोग किसको ग्रोथ करा रहे हैं, वायरस को। ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को क्या करता है, संक्रमित करता है। क्या करता है, बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, और संक्रमित करने के बाद में ये बना देता है क्या, बैक्टीरियोफेज, या इसको बोलेंगे क्या, जीवाणु भोजी बना देता है इसको, जीवाणु भोजी, ठीक है। तो कुछ जीवाणु भोजी वायरसों को रेडियोधर्मी फास्फोरस युक्त माध्यम पर, कुछ को रेडियोधर्मी सल्फर युक्त माध्यम पर विकसित किया। ये सल्फर युक्त माध्यम कल्चर मीडियम, और ये क्या है, फास्फोरस युक्त। इसमें क्या है, फास्फोर, ये क्या है, कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम इसका मतलब होता है उसमें ग्रोथ करने के लिए, जिसका हम लोग मीडियम लेते हैं उसे कल्चर मीडियम बोलते हैं, मतलब जिसमें हम लोग उगाते हैं। तो ये कल्चर मीडियम है। तो ये क्या है, फास्फोरस युक्त कल्चर मीडियम है, जबकि ये क्या है, सल्फर युक्त कल्चर मीडियम है, ठीक है। इसके आगे और देखते हैं, P32 में विकसित वायरसों को रेडियोधर्मी डीएनए प्राप्त हुआ, क्योंकि केवल डीएनए में ही फास्फोरस होता है। S35 में विकसित वायरसों को रेडियोधर्मी प्रोटीन प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि हमें पता होना चाहिए, वायरस जो होती है, इस वायरस में इसका जीनोम जो रहता है, वायरस का जीनोम, इसमें से 2 ही चीजें होती है। एक साथ 2 चीजें, एक साथ 2 आनुवंशिक पदार्थ नहीं हो सकते वायरस में। वायरस में या तो हो सकते हैं डीएनए, या तो हो सकता है क्या, आरएनए। तो हम ऐसे वायरस ले रहे हैं जिसका जीनोम जो है
जीनोम जो है ये क्या है, डीएनए है। और इसका जो ऊपर में कैप्सिड का जो लेयर लगा हुआ रहता है, कैप्सिड का, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ये कैप्सिड है, कैप्सिड। तो इस कैप्सिड में, ये कैप्सिड बना हुआ रहता है किससे, प्रोटीन से। इस कैप्सिड में क्या रहता है, प्रोटीन, जिसको हम लोग कैप्सोमियर बोलते हैं। इस से बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ रहता है कैप्सिड। कैप्सिड में प्रोटीन होता है, जबकि डीएनए में क्या रहते हैं, फास्फोरस। मतलब इस वायरस के पास में दो चीजें हैं, इस वायरस के पास में क्या है, दो चीजें। एक चीजें क्या है, डीएनए है, और दूसरा चीजें क्या है, इसके पास में प्रोटीन। यहां पर तो आरएनए का खेल ही खत्म हो गया है। मतलब हमारा तीन लोगों के ऊपर में बहस था, क्या, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो आरएनए तो पहले ही हटा दिए, सिर्फ डीएनए है यहाँ पर, और दूसरा क्या है, प्रोटीन। इन दोनों पर ही एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। तो देखो, जब हम लोग वायरस को इसमें डालेंगे तो वायरस के पास दो चीजें हैं, क्या, एक डीएनए है अंदर में, और बाहर में एक प्रोटीन का कैप्सिड वाला लेयर है। तो इसमें जब डालेंगे तो जो चीजें फास्फोरस से मिलकर बनी है, मतलब बोला जाए तो यहाँ पर डीएनए जो रहती है ना, उसमें क्या रहते हैं, फास्फोरस। अब यही डीएनए के अंदर फास्फोरस है, तो डीएनए क्या करेगा, अपना रेप्लिकेशन करने की कोशिश करेगा। क्यों, कल्चर मीडियम का मतलब ही क्या होता है, ग्रोथ करना। तो कल्चर मीडियम में फास्फोरस है, तो डीएनए किसको लेते जाएगा, फास्फोरस को लेते जाएगा। लेकिन इस बार का फास्फोरस कौन सा वाला होगा, 32 वाला होगा, न कि 30 वाला। मतलब हम रेडियोधर्मी लिए हैं, तो इस डीएनए में क्या होगा, फास्फोरस 32 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटीन रहेंगे, वो प्रोटीन एस वाला, नॉर्मल वाला ही रहेगा, 32 वाला नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पर S32 वाला प्रोटीन रहेगा, एस मतलब सल्फर, S35 वाला नहीं आया इसमें। तो दूसरा कल्चर मीडियम और है। तो चलो बताओ, यहाँ पर डीएनए है और यहाँ पर क्या है, प्रोटीन। तो यहाँ पर कल्चर मीडियम के रूप में हम लोग सल्फर के लिए, तो प्रोटीन में क्या होती है, सल्फर। तो इस बार प्रोटीन में क्या हुआ, S35 वाला रेडियोधर्मी वाला आया, जबकि डीएनए में फास्फोरस 30 वाला आया, मतलब नॉर्मल वाला। क्यों, क्योंकि कल्चर मीडियम में फास्फोरस था ही नहीं, सल्फर था कल्चर मीडियम में। तो सल्फर कौन सा वाला था, 35 वाला। तो 35 वाले ही रेडियोधर्मी होते, तो 35 वाला ही यहाँ पर आया। तो यहाँ से 35 वाला रेडियोधर्मी है, जबकि यहाँ पर फास्फोरस 32 वाला डीएनए इस कल्चर मीडियम से जो वायरस लिया उसमें कितना है, 32 है, और इसमें कितने है, 35। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मीडियम कंटेनिंग बैक्टीरियोफेज हैविंग द प्रोटीन लेबल्ड S32 वाला है इसमें, है ना। और इसमें देखते हैं इसको हम लोग किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, फेजेस, बैक्टीरियल सेल में रेडियो एक्टिव प्रोटीन, मीडियम कंटेनिंग बैक्टीरियोफेज हैविंग डीएनए लेबल्ड विथ P32। यहाँ पर P32 वाला है, मतलब ये रेडियोधर्मी वाला है। अब इसको हम क्या कर दिए, अब यही वायरस जो है ना, क्या करता है, बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, तो क्या बन जाता है, जीवाणु भोजी बनता है। मतलब वो वायरस जिसको हम लोग कल्चर मीडियम में उगाए हैं मान के चलो, और उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज में क्या करवा रहे हैं, मतलब बैक्टीरियोफेज बनवा रहे हैं, संक्रमित करवा रहे हैं बैक्टीरिया को। तो जब भी वायरस बैक्टीरिया को संक्रमित करता है तो क्या बन जाती है, बैक्टीरियोफेज बनती है। तो बैक्टीरियोफेज में देखो, ये वायरस वाले में P32 वाला था रेडियोधर्मी, और इसमें क्या था, S32 वाला। तो उसको हम देखते हैं, यहाँ पर दो अलग अलग बैक्टीरियोफेज बनाए हैं हम लोगों ने। तो एक बनाया बैक्टीरियोफेज, ये वाला रेडियो एक्टिव S35 लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल है इसके पास में, और इसके पास में रेडियो एक्टिव P32 लेबल्ड डीएनए है। मतलब ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, वो क्या है, प्रोटीन है, मतलब कैप्सिड है उसका। बैक्टीरिया में क्या, मतलब वायरस में क्या होते हैं, कैप्सिड और डीएनए ही तो रहते हैं, दो चीजें। तो ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है वो क्या है, बैक्टीरियोफेज में यहाँ पर रेडियो एक्टिव S32 लेबल वाला प्रोटीन कैप्सूल है, जबकि इसके पास में क्या है, P32 वाला रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए है। अब ये दो बैक्टीरियोफेज हम लोगों ने तैयार कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये समझ आया होगा कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो वायरस है। ये मतलब ये वायरस बैठा हुआ है ऊपर में, तो वायरस में प्रोटीन का कोट और उसके अंदर डीएनए होती है। तो ये जो उसके अंदर में जो डीएनए दिखाई दे रहा है इस वायरस के, है ना, वो ये डीएनए जो है ना P30 वाला है, फास्फोरस। ठीक है। जबकि ये यहाँ पर का जो ये वाला जो प्रोटीन का कोट है ना, उसमें S वाला कितना है, 32 वाला है। यहाँ पर S32 वाला है, P32 वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेडियोधर्मी सक्रिय नहीं है, कौन, सल्फर। यहाँ पर है रेडियोधर्मी सक्रिय, ये वाला है सल्फर। तो ये दोनों के अंदर में आ गया है। अब हमें इसके आगे देखना है कि इसमें क्या हुआ। तो इसको देखना है तो हमें यहाँ से देख सकते हैं, इन तैयारियों का उपयोग इस्टीरिया कोलाई को अलग अलग संक्रमित करने के लिए किया जाता है। तो ई कोलाई में हम लोग इन्फेक्शन करवाएंगे, ई कोलाई को। तो ई कोलाई को इन्फेक्शन करवाएंगे तो देखो क्या होगा, दो अलग अलग कल्चर मीडियम लिए थे,
एक कल्चर मीडियम में H35 वाला है और एक में क्या है P32 वाला है। अब ये क्या किया हम लोग, ई कोलाई को क्या करा रहे हैं, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है इसको हम लोग क्या करा रहे हैं, संक्रमित करा रहे हैं। संक्रमित होगा तो देखो यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर में रखे हैं बैक्टीरिया को, दोनों बैक्टीरिया को फेज को रखे हैं ना, एक में क्या है H32 वाला है और एक में क्या है H35 वाला है। तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन है इसमें, रेडियो एक्टिव प्रोटीन मतलब H35, क्योंकि देखो कल्चर मीडियम वैसी वाली बैक्टीरिया से हम लोग वायरस बैक्टीरियोफेज बनाए हैं, वही क्या हुआ रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाला लिया हुआ H35। अब ये रेडियो एक्टिव डीएनए है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ P32, मतलब फास्फोरस कितने हैं यहाँ पर 32 है। अब देखो ये संक्रमित हो गया तो सबसे पहला इन्फेक्शन हुआ, मतलब संक्रमित हो गया, संक्रमित होने के बाद में दूसरा क्या किया, ब्लेंडिंग किए। ब्लेंडिंग मतलब वो जार जो रहता है वैसे टाइप का, मतलब जो मिक्सी रहता है ना, मतलब मिक्सचर को घुमाने के लिए, वैसे ब्लेंडिंग रहता है यहाँ पर, ब्लेंडिंग वो मिक्सी का ही छोटा भाई है ये, है ना। संक्रमण के बाद देखते हैं बैक्टीरिया से वायरस कणों को हटाने के लिए ई कोलाई कोशिकाओं को एक ब्लेंडर में धीरे धीरे, है ना, हिलाया गया, ये वाला जो है इसमें डाल दिए दोनों। फिर भारी जीवाणु कोशिकाओं से हल्के वायरस कणों को अलग करने के लिए कल्चर को अपकेंद्रित किया गया, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। अब ये इसको जब घुमाएंगे ब्लेंडिंग करेंगे तो प्रोटीन का जो कोट रहेगा ऊपर में ही रुक जाएगा और इसके अंदर आ गया है कौन सा, डीएनए। क्यों, क्योंकि जब ये संक्रमित करती बैक्टीरियोफेज तो अपने जेनेटिक मटेरियल को शीरिया कोलाई के अंदर डालती है, तो इसमें प्रोटीन का कोट जो है बाहर में रुक गया, अंदर में आ गया डीएनए। तो मतलब H35 वाला जो था प्रोटीन का कोट, है ना, इसमें H35 लेबल था, ये बाहर में रुक गया, अंदर शीरिया कोलाई के अंदर कौन आ गया है, डीएनए आया है, जो डीएनए नॉर्मल वाला है, कौन सा वाला, P30 वाला डीएनए है। H35 वाला रेडियो एक्टिव वाला है, रेडियो एक्टिव, तो ये क्या हो गया, ये बाहर में ही रुक गया, जबकि अंदर आया कौन, P फास्फोरस 30 वाला। दूसरे वाले में देखते हैं, इस वाले में ये वाला जो फास्फोरस, ये वाला जो सल्फर था, ये कौन सा था, H32 वाला, मतलब नॉर्मल वाला, है ना। यहां पर और देखते हैं दूसरा, ये जो डीएनए है, तो डीएनए वाला डीएनए में क्या रहता है, फास्फोरस, और ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। हम दो चीजों के ऊपर में हमारी बात चल रही थी, एक प्रोटीन जाता है अंदर, इस शीरिया कोलाई संक्रमित करता है कि डीएनए जाती है, यही हम लोग देख रहे थे। तो हम इन दोनों से देख चुके कि प्रोटीन देखो बाहर में रुक गया, अंदर में डीएनए गया, इसमें भी प्रोटीन का कोड जो है बाहर में रुक गया, अंदर में क्या गया, डीएनए गया। तो इस बार का जो डीएनए था फास्फोरस 32 था, ये वाला जो फास्फोरस 30 था। अब देखो हम लोग इसको क्या किए, सेंट्रीफ्यूगेशन किए। सेंट्रीफ्यूगेशन करने की वजह से जो भारी कण जो रहते हैं ना, वायरस के कणों को अलग करने के लिए किया जाता है, तो वायरस के कण अपने जेनेटिक मटेरियल को तो अंदर डाल दिए हैं, उसके बाद जो इसका कैप्सिड जो बचा है ये उड़ जाएगा यहाँ से, इन्फेक्शन जो किया था, जुड़ा था, देखो इसमें जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो ये जुड़ा था वो क्या हो गया, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर बैक्टीरियल पैलेट बनती है, रेडियो एक्टिव फेज प्रोटीन इन लिक्विड, रेडियो एक्टिविटी फेज डीएनए इन पैलेट। मतलब ये है कि इस शीरिया कोलाई के अंदर रेडियो एक्टिव वाला यहाँ पर फास्फोरस अंदर चला गया और बाहर में प्रोटीन वाला जो है वही रुक गया, कौन सा, कैप्सिड वाला। और इसमें भी क्या हुआ, इस कल्चर मीडियम में इस शीरिया कोलाई के अंदर तो डीएनए चला गया और इसमें जो मिले ना तो H35 वाला मिला, मतलब रेडियो एक्टिव वाला कल्चर मीडियम में मिला, जबकि इसमें कल्चर मीडियम में रेडियो एक्टिव वाला नहीं मिला। क्यों, क्योंकि वो तो अंदर चला गया था। तो यहाँ पर दो लोगों की बात ही हो रही थी, प्रोटीन जो है कहाँ पर जाती है, प्रोटीन अंदर जाती है कि डीएनए जाता है अंदर, मतलब इसको इन कोशिकाओं में, मतलब रूपांतरण कौन सा होता होगा ये जानना था हमें। तो इससे ये पता चला जब सेंट्रीफ्यूगेशन किए तो H35 वाला बाहर ही रुक गया, जबकि अंदर में P30 वाला गया, मतलब नॉर्मल डीएनए गया है इसमें ना, जबकि इसमें क्या हुआ, इसमें रेडियो एक्टिव डीएनए गया अंदर में और कल्चर मीडियम में बाहर में कैप्सिड बचा है, मतलब जो नॉर्मल वाला था प्रोटीन। तो इससे ये पता चल गया कि इस कल्चर मीडियम में क्या था, रेडियो एक्टिविटी दिखाई दिया, जबकि इस कल्चर मीडियम में रेडियो एक्टिविटी दिखाई नहीं दिया। क्यों, क्योंकि डीएनए तो अंदर चला गया, प्रोटीन वाला जो था वो नॉर्मल वाला था। तो इससे प्रूफ हो गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो डीएनए ही चेंज होती है। तो इसको आगे और देख सकते हैं हम लोग, तो नो रेडियो एक्टिव H35 डिटेक्टिव इन द सेल, रेडियो एक्टिव H35 इन सस्पेंशन। मतलब देखो क्या हुआ, जब इसका हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन किए तो बाहर में कल्चर मीडियम में कौन मिला, H35 वाला मिला, मतलब ये प्रोटीन वाला था, प्रोटीन को ही हम लोग क्या करवाए थे, H35 से क्या करवाए थे, रेडियो एक्टिव। जबकि इसके अंदर में जब हम देखें तो यहाँ पर कोई रेडियो एक्टिव नहीं दिखा, इसमें सिर्फ नॉर्मल डीएनए था, नॉर्मल डीएनए, मतलब नॉर्मल फास्फोरस 30 वाला डीएनए था इसके अंदर में। पहला एक्सपेरिमेंट था ये। तो दूसरे में क्या हुआ,
ये तो पहला वाला था जिसमें हम लोग कल्चर मीडियम में क्या लिए थे, हम लोग सल्फर को लिए थे, वो वाला था। ये दूसरा वाला और क्या था, इसके अंदर जो फास्फोरस गया रेडियो एक्टिव वाला था, जबकि इसके बाहर में नो रेडियो एक्टिविटी इन सुपरनेटेंट। तो सुपरनेटेंट में इसमें नॉर्मल सल्फर वाला था, कितना, S32 वाला, S32 वाला था यहाँ पर, S32 वाला वायरस वाला, ये क्या है, प्रोटीन वाला था ये। तो इससे ये पता चल गया कि जो इस्चीरिया कोलाई है ना, ये ई कोलाई है, ई कोलाई के अंदर में बैक्टीरिया में से, बैक्टीरियोफेज में से उसका कैप्सिड जाता है कि डीएनए जाता है, ये पता चल गया। तो इस सेल के अंदर रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाला मिला और इस सेल के अंदर नॉर्मल वाला मिला। तो इससे ये पता चला कि दोनों सेल के अंदर तो डीएनए ही जा रही है, इसमें भी डीएनए जा रही है जो नॉर्मल है, इसमें भी जो डीएनए जा रही है वो क्या है, रेडियो एक्टिव है, क्योंकि उसको हम रेडियो एक्टिव वाला लिए थे। इसके कल्चर मीडियम के बाहर में क्या मिला, सल्फर सुपरनेटेंट रेडियो एक्टिव वाला मिला, जबकि इसके कल्चर मीडियम में क्या मिला, नो रेडियो एक्टिव वाला, क्योंकि उसको रेडियो एक्टिव लिए ही नहीं थे हम लोग। तो यहां से ये पता चल गया कि डीएनए ही जाती है दोनों में। देखो इसमें भी डीएनए अंदर ही जा रही है, इसमें भी डीएनए अंदर ही जा रही है। इसके कल्चर मीडियम बाहर में प्रोटीन वाला कैप्सिड वाला बाहर रुक गया, इसमें भी रुका, बाहर में ही रुका प्रोटीन, लेकिन कल्चर मीडियम में रेडियो एक्टिव वाला नहीं था। तो रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या होता है, जो उसके आइसोटोप लेते हैं हम लोग, कोई भी चीजों का रेडियो एक्टिव का मतलब होता है वो क्या कहता है, रेडिएशन छोड़ने लग जाता है, मतलब वो यूरेनियम के जैसा बिहेव करने लग जाता है, उसको रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। उसको अलग से लाइट में उसको देखा जा सकता है, अल्ट्रावायलेट रेज में दिखते हैं कौन लोग, जो रेडियोधर्मी होते हैं, ठीक है। तो रेडियोधर्मी लेकर सिद्ध कर दिया गया कि डीएनए ही क्या होती है, आनुवंशिक पदार्थ। तो देखो यहाँ पर रेडियोधर्मी डीएनए वाले वायरसों से संक्रमित बैक्टीरिया रेडियोधर्मी थे, यानी कि डीएनए वायरस से बैक्टीरिया में चला गया। रेडियोधर्मी प्रोटीन वाले वायरसों से संक्रमित बैक्टीरिया, रेडियोधर्मी प्रोटीन वाले वायरसों से संक्रमित बैक्टीरिया रेडियोधर्मी नहीं थे, यानी कि प्रोटीन वायरसों से बैक्टीरिया में प्रवेश नहीं किया। यह सिद्ध करता है कि डीएनए आनुवंशिक सामग्री, मतलब ये वाली बात को बता रहे हैं यहाँ पर, इस लाइन में इस वाली बात को बता रहे हैं। तो यहां से सिद्ध हो जाता है कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही होती है, चाहे हम उसको रेडियोधर्मी वाला करें, ये वाला करें, चाहे न करें, वो कौन ही जाती है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए ही क्या होती है, इंजेक्ट होके दूसरे सेल में जाती है। मतलब बैक्टीरिया से किस में ट्रांसफर हुआ, इस्चीरिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरियोफेज से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा ये पूरा जो टॉपिक है हर्षे-चेस एक्सपेरिमेंट। तो हर्षे-चेस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होती है। तो दिस प्रूव दैट द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होती है। ये किसके एक्सपेरिमेंट से पता चला, तो हर्षे एंड चेस एक्सपेरिमेंट से पता चला, जिसमें इन लोगों ने 3 चीजें लिया था, है ना, 3 मेथड किया, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। ये तीनों मेथड को, इसका सीक्वेंस याद रखना है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन करवाते हैं, किससे इन्फेक्शन करवाते हैं, तो वही बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्शन करवाते हैं जिसको हम लोग कल्चर मीडियम में उगाए थे, उससे इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन होने के बाद में हम लोग ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग का मतलब ये है कि एक जो है उसके अंदर चले जाए, मतलब जो भी मटेरियल जाना है, तो अभी हम ये नहीं बता सकते कि क्या जाएगा, प्रोटीन जाएगा कि डीएनए जाएगा। तो यहाँ से हम सेंट्री ब्लेंडिंग करते हैं, तो क्या होता है, डीएनए अंदर चली जाती है और इसके ऊपर वाले लोग क्या है, इससे जुड़े जाते हैं। मतलब ये जो प्रोटीन का जो कैप्सिड वाला रहता है ऊपर में ही जैसे चिपका हुआ रहता है, तो ये चिपके हुए को हटाने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में जानते हैं अभिकेंद्री बल लगती है, इसकी वजह से क्या होते हैं, ये अलग हो जाते हैं, जो कैप्सिड का लेयर जो रहता है इससे जो चिपका रहता है वो अलग हो जाते हैं और इन लोग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद में फिर इसी से हम लोग देखते हैं कि अंदर में क्या गया, अंदर को डिटेक्ट करते हैं। तो एक अंदर में गया फास्फोरस नॉर्मल वाला, मतलब इसके डीएनए में, इसमें रेडियो एक्टिव वाला गया। तो कुल मिलाकर ये जाने कि डीएनए ही क्या होती है, ट्रांसफर होती है, प्रोटीन जो रहती है बाहर में रुक जाती है, मतलब कैप्सिड जो है। तो इसी के एक्सपेरिमेंट से पता चला, हर्षे-चेस एक्सपेरिमेंट से, कि डीएनए ही क्या होती है, आनुवंशिक पदार्थ होती है। और इसको कई बार पूछा गया है कि आनुवंशिक पदार्थ की खोज में किसके द्वारा प्रूव किया गया कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही होती है, तो किसके द्वारा एक्सपेरिमेंट से पता चला है, हर्षे-चेस एक्सपेरिमेंट से पता चला है। और मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा, है ना, कि हम जब रेडियोधर्मी का जब यूज करते हैं तो वो डिटेक्शन करने में हमें आसानी हो जाती है, उसका हम लोग अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। तो डीएनए ही क्या होती है, आनुवंशिक पदार्थ होती है। तो ये सब चीज हम लोग जान गए। एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम देखने को मिल जाएगा। तो इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन है ये। बैक्टीरियोफेज में देखो रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाला लिए हैं, यहाँ पर नॉर्मल फास्फोरस है, जबकि इसका पूरा जो प्रोटीन वाला हिस्सा है
रेडियो एक्टिव S35 लेबल प्रोटीन कैप्सूल है, दोनों को हम लोग दोनों के द्वारा इन्फेक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों को करवा रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों करा रहे हैं। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल अंदर इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ तो इसमें बाहर में प्रोटीन का कैप्सिड वाला बाहर रुक गया, इसमें भी प्रोटीन का कैप्सिड वाला बाहर रुक गया, अंदर में है ना P32 वाला आ गया, यहाँ पर आया P30 वाला आ गया है। सेंट्रीफ्यूगेशन में अंदर आया तो नो रेडियो एक्टिव एज सेल डिटेक्ट इन द सेल, तो सेल के अंदर में तो डिटेक्ट होंगे नहीं, सेल के बाहर में भले डिटेक्ट होगा क्योंकि बाहर में रुक गया था। यहाँ पर भी क्या हुआ, रेडियो एक्टिव फास्फोरस डिटेक्ट इन द सेल, सेल के अंदर में रेडियो एक्टिव वाला डिटेक्ट हुआ जबकि बाहर में रेडियो एक्टिव डिटेक्ट नहीं हुआ, तो वहां पर बाहर में क्या था, कैप्सिड वाला था, इसके बाहर में भी क्या था, कैप्सिड वाला, तो इसको हम लोग रेडियो एक्टिव डिटेक्ट इन कल्चर मीडियम बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉट रेडियो एक्टिव डिटेक्ट इन द कल्चर मीडियम या सुपर नेटेंट बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये डायग्राम जो दिया है ना, हम लोग भी बना सकते हैं। इन्फेक्शन इस्चीरिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया है, तो ई कोलाई में सबसे पहले इन्फेक्शन करवाते हैं बैक्टीरियोफेज से, फिर ब्लेंडिंग कराते हैं, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। ये इजी है ना, इसको पढ़ने के बाद में हमें समझ आ जाएगा कि क्या चीजें हुआ यहाँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आएगा। एक्सपेरिमेंट हर्षेचेस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ कि आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आनुवंशिक पदार्थ के क्या क्या गुण होना चाहिए, उसको भी जानते हैं हम लोग। एक अलग नया टॉपिक है, आनुवंशिक पदार्थ की खोज हम लोग देख चुके। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या कि जो आनुवंशिक पदार्थ हो गए या जो डीएनए है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, ऐसा तो देखते हैं। एक आनुवंशिक सामग्री में आनुवंशिक पदार्थ में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, तो निम्न में से कौन आनुवंशिक पदार्थ के गुण नहीं है वाले क्वेश्चन आएंगे, तो गुण को पहले जानना है तो फिर नहीं है वाले को बता सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहला उनके पास में क्या होना चाहिए, तो उनके पास में अपनी प्रतिकृति रेप्लिकेशन उत्पन्न करने की क्षमता होना चाहिए। सबसे पहला खास बात क्या होना चाहिए इनके पास में, तो इनके पास होना चाहिए अपना रेप्लिकेशन कर सके, मतलब जैसे मान लो ये ऐसा डीएनए है ये, तो ये अलग अलग होगा, ये अलग अलग और अलग अलग होके अपना एक नया बना देगा डीएनए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या है, इसके पास में क्या होना चाहिए, रेप्लिकेशन की क्षमता होना चाहिए। दूसरा रासायनिक और संरचनात्मक स्थिरता, मतलब इसको केमिकली या स्ट्रक्चरली रूप से क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, मतलब इसको ना कोई तोड़ नहीं सकता, इसको अपने आप टूटना भी नहीं चाहिए। संरचनात्मक रूप से भी क्या होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। और दूसरा रासायनिक रूप से, मतलब कोई रसायन डालेंगे तो रसायन डालते ही टूट ना जाए। तो रासायनिक रूप से और संरचनात्मक रूप से क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए। तीसरा मेंडेलियन लक्षणों के रूप में व्यक्त होने की क्षमता रखना चाहिए, मतलब इसको स्वयं को मेंडल के गुणों के अनुसार, मेंडल के गुणों के अनुसार मतलब जिस हिसाब से जीन एक्सप्रेस होता था और लक्षण को दिखाता था वैसे ही इनको भी लक्षण दिखाने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो ये डीएनए है और डीएनए में पूरे के पूरे जगह में जीन से कोई एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा है, कोई इसकी वजह से कोई पदार्थ ही नहीं बन पा रहा है, कोई एंजाइम नहीं बन पा रहा है, और एंजाइम नहीं बन पा रहा है, लक्षण नहीं आ रहा है, तो यह आनुवंशिक पदार्थ नहीं हो सकता। आनुवंशिक पदार्थ तभी हो सकता है ये जब मेंडल के लक्षणों को अनुरूप अपने आप को अभिव्यक्त करने आना चाहिए, मतलब एक्सप्रेस होने आना चाहिए, वही क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। चौथा नंबर विकास के लिए आवश्यक उत्परिवर्तन प्रदान करना चाहिए, मतलब इसमें स्मॉल म्यूटेशन के भी चांस होना चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा उत्परिवर्तन होना चाहिए। और जब उत्परिवर्तन होगा तो कोई ना कोई नया जीन इंट्रोड्यूस होगा, कोई ना कोई अच्छा जीन, लाभकारी जीन इंट्रोड्यूस होगा, और लाभकारी जीन के इंट्रोड्यूस होने की वजह से लक्षण जो आएंगे वो भी अच्छे आएंगे। तो लक्षण जब अच्छे आएंगे तो क्या हो जाएगा, विकास के लिए अनिवार्य है कि नहीं है। तो जब विकास का मतलब वही होता है कि जो चेंजेस आना, और चेंजेस आने की वजह से जो बेहतर होते जाना, वही क्या है, विकास। इवोल्यूशन या विकास होती क्या है, तो उसको हम समझ सकते हैं। पहले कुछ जैसे मान लो पहले के लोगों के अंदर में जो मेंटलिटी जो थी या जो मेमोरी पावर था, जो भी रहा होगा, उसके कंपैरिजन में जो आज के लोग हैं उसके अंदर मेमोरी पावर क्या है, तो उसके कंपैरिजन में यदि मेमोरी पावर ज्यादा है तो क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, मतलब विकास हुए हैं। तो विकास का मतलब होता है कोई भी उत्परिवर्तन होता है और लाभकारी उत्परिवर्तन होता है तो उससे विकास होती है, जबकि लाभकारी उत्परिवर्तन नहीं होता उससे रोग भी हो सकते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ में स्मॉल म्यूटेशन के भी चांस होना चाहिए, मतलब छोटे छोटे उत्परिवर्तन भी होते रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि उत्परिवर्तन किसके लिए जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं हम लोग।
ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर तो हम लोग 3-4 बातें देख लिए, क्या क्या कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कौन कौन लोग काम करते हैं, है ना, ये भी जान गए कि क्या क्या अपनी सेल्फ रेप्लिकेशन होना चाहिए, केमिकली और स्ट्रक्चरली उसको स्टेबल होना चाहिए, मेंडेलियन के लक्षणों के अनुरूप क्या होना चाहिए, व्यक्त होना चाहिए, और विकास के लिए आवश्यक उत्परिवर्तन का, है ना, प्रदान करना चाहिए। यही क्या होते हैं आनुवंशिक पदार्थ की खास बात है, आनुवंशिक पदार्थ के गुण है। लेकिन इन सब के अलावा और कोई बात बोलता है तो वो सब चीज की जरूरत नहीं है इसमें, आनुवंशिक पदार्थ में। ये बेसिकली ये सारी चीजें जो है जरूरी होती है किसके लिए, आनुवंशिक पदार्थ के लिए, मतलब उसका गुण है कि ये चीजें होना चाहिए ही उसको, तभी तो उसमें क्या होना, तभी उसमें क्या रहता है, तभी वो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम कर पाएगा। ठीक है, और जनरली आनुवंशिक पदार्थ के रूप में हम लोग पहले भी देखे थे चैप्टर के शुरू में कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होती है अधिकांश में, सिर्फ कुछ वायरसों में क्या होती है आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होती है। ठीक है, क्योंकि आरएनए बहुत सारे काम भी करती है, जैसे मैसेंजर के रूप में काम करती है, डॉक्टर के रूप में काम करती है, उत्प्रेरक के रूप में काम करती है, संरचनात्मक रूप से काम करती है, तो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं डीएनए और आरएनए में हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं। यहाँ पर डीएनए है ये और ये क्या है आरएनए, तो डीएनए और आरएनए में अंतर है ना, इसको है ना, कई बार आते रहता है बोर्ड एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में सब पूछते रहते हैं कि डीएनए आरएनए से किस बात में भिन्न है। तो देखें, डीएनए की स्थिरता कम प्रतिक्रियाशीलता के कारण, डीएनए की स्थिरता मतलब डीएनए स्थिर होते हैं, स्टेबल होती है, डीएनए क्या होती है, स्टेबल, स्टेबिलिटी, स्टेबल होती है कौन, डीएनए, जबकि आरएनए क्या रहते हैं, बदलते रहते हैं। उत्परिवर्तनशीलता उच्च रहती है इसमें प्रतिक्रियाशीलता के कारण, मतलब लगातार बदलाव होते रहता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती किसमें, आरएनए में, बनते रहता है, टूटते रहता है। ठीक है, जनरली डबल स्टैंडर्ड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं डीएनए, मतलब ऐसे स्टैंड रहेंगे इसमें, जबकि आरएनए क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड ऐसे जनरली रहते हैं। ठीक है, थाइमिन की उपस्थिति, इसमें थाइमिन रहता है ना, जिसको हम लोग इससे पहले वाले क्लास में भी देखे थे, नाइट्रोजन बेस में, यहाँ पर यूरेसिल होता है। ठीक है, अगला शर्करा में 2OH की अनुपस्थिति, मतलब यहाँ पर दूसरे नंबर के कार्बन में OH क्या रहता है, अनुपस्थित, जबकि शर्करा में दूसरे नंबर के कार्बन में OH की उपस्थिति होती है, जिसको है ना ये अनुपस्थिति है तो एक ऑक्सीजन कम हो गया तो ये स्टेबल बनाती है, ये किस क्या बनाती है, स्टेबिलिटी, जबकि ये क्या होती है, नॉन स्टेबल या बोल सकते हैं अनस्टेबल, ये होती है। ठीक है, तो ये हमें समझदारी रहना चाहिए कि इसमें शर्करा की अनुपस्थिति जो है उसकी वजह से स्टेबिलिटी है, जबकि यहाँ पर क्या है, शर्करा नहीं है तो उसकी वजह से है ना इसका क्या हो जाता है, उसकी उपस्थिति के कारण आरएनए जो रहती है अनस्टेबल हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो देखो यहाँ पर अतिरिक्त OH ग्रुप है, तो अतिरिक्त OH ग्रुप होने की वजह से क्या हो जाती है, स्टेबल, मतलब अतिरिक्त OH ग्रुप नहीं होने की वजह से क्या हो जाती है, ये स्टेबल, जबकि अतिरिक्त OH ग्रुप की वजह से क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। ठीक है, इसका प्रेजेंस होना और अब्सेंस होना भी क्या होता है, एक तरीका से डीएनए को स्टेबल बनाती है और इसको क्या होता है, आरएनए को अनस्टेबल बनाती है। मतलब एक तरीका से हम ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर अतिरिक्त ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप अनुपस्थित है, तो उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अनुपस्थित है, ईएन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम, तो यहाँ पर रिपल्सन वगैरह होते रहती है, बॉन्ड बॉन्ड के बीच में, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ये सब, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कम है तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा, यहाँ पर अतिरिक्त ऑक्सीजन ज्यादा रहती है, इसकी वजह से अनस्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं उसका डायग्राम, 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर है ये, और ये क्या है, राइबोज शुगर। यहाँ पर देखो सी में हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर क्या है, सी में दूसरे नंबर के कार्बन में ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा है, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर का जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन के साथ में रिपल्सन करते रहता है, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, समान, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, मतलब अंतः परमाणुविक हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन को खींचने की कोशिश करते रहते हैं यहाँ पर, तो इसकी वजह से भी ये स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, इसके आगे और देखें आनुवंशिक सामग्री के गुण, है ना, इस प्रकार आरएनए अस्थिर है, इसलिए आरएनए वायरस, उदाहरण टोबैको मोज़ेक वायरस, एचआईवी वायरस, तेजी से उत्परिवर्तित होते हैं और तेजी से विकसित होते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो जितने भी आरएनए जिसमें आनुवंशिक पदार्थ हैं, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस में, टीएमवी वायरस में, एचआईवी वायरस में तेजी से उत्परिवर्तन होता है और तेजी से विकसित होते हैं, मतलब ये पल पल में अपनी संरचना को बदलते रहते हैं, मतलब तेजी से उत्परिवर्तन होते रहता है इसमें, कौन किसमें,
जो आरएनए जिसमें आनुवंशिक पदार्थ है, तो आरएनए आनुवंशिक पदार्थ किसमें रहती है? वायरसेस में। जैसे कि एग्जांपल भी दिए हैं, कौन सा? टीएमवी वायरस, एचआईवी वायरस में। ठीक है, आगे और देखें, डीएनए के रेशे एक दूसरे के पूरक होते हैं, गर्म करने पर वे अलग हो जाते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में वे फिर से जुड़ जाते हैं। ग्रिफिथ के प्रयोग में गर्मी से नष्ट हुए जीवाणुओं के डीएनए के कुछ गुण नष्ट नहीं हुए, यह डीएनए की स्थिरता को दर्शाता है। मतलब एक एग्जाम्पल देके समझाए हैं कि जब हीट किल्ड किया जाता है तो हीट किल्ड कर देने से डीएनए के अंदर में वो क्या होता है? स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल है। तो हम यदि उसको हीट किल्ड भी कर देंगे तो उसके संरचना में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो अनुकूल परिस्थिति में फिर से जुड़ जाते हैं। देखो अलग भी हुआ रहेगा ना, डीनेचुरेशन हुआ रहेगा तो वापस से फिर से जुड़ सकता है। तो ग्रिफिथ के प्रयोग में गर्मी से नष्ट हुए जीवाणुओं के डीएनए के कुछ गुण नष्ट नहीं हुए, यह डीएनए की स्थिरता को दर्शाता है। तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं, देखो यहाँ पर क्यूबी बैक्टीरियोफेज टोबैको मोज़ेक वायरस का वो दिया है ना, जीनोम दिया है, आरएनए जीनोम। यहाँ पर प्रोटीन का कोट कैप्सिड का लेयर रहता है। इसमें देखें हम लोग डीएनए को हिट किल्ड कर देने से दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं, ज्यादा हिट करने से पूरा अलग हो जाते हैं। लेकिन जैसे ना उसको कूल करते हैं, मतलब रीनेचुरे पहले डीनेचुरेशन होता है, डीनेचुरेशन मतलब दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग। और वापस से जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? वापस से जुड़ जाएगा। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से ये भी सिद्ध होता है कि डीएनए की स्थिरता होती है। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं। ये वाला लाइन को है ना अलग से याद रखना है, कौन सा? आनुवंशिक जानकारी के भंडारण के लिए, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डीएनए अपनी स्थिरता के कारण बेहतर है। मतलब ये है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना है बहुत लंबे समय तक, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बना के रखना है, तो डीएनए आवश्यक है। लेकिन आनुवंशिक पदार्थ के संचरण के लिए आरएनए बेहतर है। लाइन से कई बार क्वेश्चन पूछने के चांस रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखने के लिए कौन उपयुक्त है बोलेगा तो डीएनए। लेकिन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक से दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए कौन जरूरी है पूछेगा तो आरएनए बेहतर होती है। ठीक है, तो आनुवंशिक सूचना के प्रवाह के लिए, संचरण के लिए आरएनए बेहतर है, जबकि डीएनए स्थिरता के लिए बेहतर होती है। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं। आरएनए सीधे प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोड कर सकता है, इसलिए लक्षणों को आसानी से व्यक्त कर सकता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए आरएनए पर निर्भर रहता है। कुल मिलाकर हम ये बोल रहे हैं कि डीएनए से आरएनए बनती है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। मतलब ये आरएनए जो रहता है प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए के ऊपर में डिपेंड रहता है। ठीक है, तो यहां से हम जानेंगे डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बनती है? आरएनए, और आरएनए से ट्रांसलेशन द्वारा बनती है क्या? प्रोटीन। तो ट्रांसक्रिप्शन को बोलते हैं हम लोग हिंदी में अनुलेखन बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? अनुवादन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अनुवादन। मतलब ये है कि अनुलेखन और अनुवादन का मतलब है कि डीएनए के अंदर में ट्रांसक्रिप्शन होगा, अनुलेखन होगा और आरएनए बनेंगे, और आरएनए के अंदर अनुवादन होगा, क्या बनेंगे? प्रोटीन। मतलब ये है कि आरएनए डीएनए के ऊपर में डिपेंड है क्या बनाने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। क्योंकि डीएनए जब तक आरएनए नहीं बनाएगा तब तक प्रोटीन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये वाला पूरा बात समझ आना चाहिए। और ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवंशिक सूचना को रखने के लिए डीएनए आवश्यक है, जबकि संचरण के लिए क्या है? आरएनए बेहतर है। ठीक है, जैसे इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, घर में मम्मी पापा है तो पैसा को रखने के लिए मम्मी ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि पैसा का खर्चा करने का कौन रहता है? पापा रहते हैं। सेम ऐसी ही बात है यहाँ पर कि जो भी चीजें हैं आनुवंशिक सूचना उसको स्टोर करने का काम डीएनए करती है, स्टेबल है, वो कहीं पर जा नहीं रही है, घूमती उमती नहीं है इधर उधर, वो घर में ही रहेगी एक ही जगह, तो स्टेबिलिटी है उनके अंदर में, तो पैसे को रखने की जिम्मेदारी उसकी ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू पापा के कंपेरिजन में। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं उन चीजों को। तो डीएनए में क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ स्थिर रहता, आनुवंशिक पदार्थ है, और उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब आनुवंशिक सूचना ज्यादा लंबे समय तक स्टोरेज रहती है, जबकि आरएनए में आनुवंशिक सूचना प्रवाहित होते रहती है, मतलब आनुवंशिक सूचनाओं को प्रवाह के लिए आरएनए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके आगे और देखें। अब देखते हैं एक और टॉपिक है हमारा, कौन सा? आरएनए वर्ड। तो इसके बारे में भी जानते हैं। पहले के दुनिया में आरएनए ही पहले क्या होता था? आनुवंशिक पदार्थ होता था, लेकिन अब की दुनिया में पूरे सभी जीवों में लगभग डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होती है। तो देखो आरएनए पहली आनुवंशिक सामग्री थी, मतलब सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल कौन था? आरएनए ही था। यह आनुवंशिक सामग्री और उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। तो इसका दो काम है, पहला जेनेटिक
मटेरियल के रूप में भी काम करता है, दूसरा कैटलिस्ट के रूप में भी काम करता है, मतलब उत्प्रेरक के रूप में भी काम करता है। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज करवाने का काम जो कैटलिस्ट का रहता है ना, उत्प्रेरक एंजाइम का, वही काम भी करता है। आवश्यक जीवन प्रक्रियाएं जैसे मेटाबॉलिज्म, अनुवादन, स्प्लाइसिंग प्रोसेस और आरएनए के चारों ओर विकसित हुई है। मतलब ये है कि बहुत सारा चीजें इसमें होगा, जैसे मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व रहेगा और अनुवादन ट्रांसलेशन में भी इन्वॉल्व रहेगा, स्प्लाइसिंग में भी इन्वॉल्व रहेगा कौन, आरएनए। तो ये सब बहुत सारी चीजें काम करती है। ठीक है। डीएनए स्थिरता के लिए आरएनए से विकसित हुआ। मतलब ये है कि आरएनए जो हुआ है ना, आरएनए पहले आनुवंशिक पदार्थ था, लेकिन ये गैर जिम्मेदार आदमी था, इधर उधर काम करता था, तो उसने क्या किया, डीएनए का विकास किया। और डीएनए का विकास किया और बोला कि भाई मैं तो पैसा ज्यादा खर्चा कर देता हूं, तुम पैसे को रखना शुरू करो। मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके पास में रहती नहीं थी लंबे समय तक, क्योंकि पल पल में बदलते रहता था। इसलिए इसने क्या किया, आरएनए से डीएनए का विकास हुआ है। तो आरएनए से किसका विकास हुआ है, डीएनए का विकास हुआ है। तो कोई भी पूछेगा कि हम अभी के डेट में तो जानते हैं डीएनए से आरएनए बनती है और आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में आरएनए ने ही किसको विकसित किया है, डीएनए को। ठीक है, तो ये बात भी जानते हैं आरएनए वर्ड में। इसके अलावा और देखते हैं हम। ठीक है, अब अगला है हमारा सेंट्रल डोगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, है ना। इसमें प्रोटीन बनने की प्रोसेस को जानते हैं हम लोग। आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत, मतलब इसमें है ये है कि सेंट्रल डोगमा के बारे में जानेंगे। तो सेंट्रल डोगमा किसने दिया था और क्या चीज होती है। तो जो बात अभी हम लोगों ने बोला वही सेंट्रल डोगमा है। तो उसको दिया गया था कौन से नाम के साइंटिस्ट के द्वारा, तो उसने दिया था फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट के द्वारा सेंट्रल डोगमा दिया गया है। तो सेंट्रल डोगमा बताता है कि आनुवंशिक जानकारी, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो रहती है, सबसे पहला रहती है किसके पास में, डीएनए के पास में रहती है। और यही डीएनए उसी आनुवंशिक सूचना को, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए में ट्रांसफर करती है। ठीक है, और आरएनए से किस में चली जाती है, वो प्रोटीन बनाने के लिए चली जाती है। और प्रोटीन से ही क्या बनते हैं, एंजाइम। तो जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शन जो होती है हमारी बॉडी में, जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए आवश्यक है एंजाइम, उन सब एंजाइम को बनाने का काम किसका रहता है, प्रोटीन का। और प्रोटीन को बनाने का काम किसका है, आरएनए का। और आरएनए को बनाने का काम किसका है, डीएनए का। तो इससे ये बनती है ना। और ये सब चीज ऐसे बनते रहते हैं। मतलब डीएनए के पास में आनुवंशिक सूचना होती है, वो आरएनए को देती है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं, एंजाइम से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए एंजाइम होते हैं। और हम जानते भी हैं क्लास 11th का कि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड होती है, वही बस बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है, वो न्यूक्लिक एसिड है, मतलब नाभिकीय अम्ल है वो। जबकि बाकी सभी जितने भी एंजाइम है सब प्रोटीन है, सभी प्रोटीन से मिलकर बने रहते हैं एंजाइम। तो सेंट्रल डोगमा क्या बोलता है कि आनुवंशिक जानकारी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो प्रवाह है ना, ऐसे होता है। कैसे होता है, तो इस प्रकार से डीएनए से आरएनए बनते हैं और आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, इसी दिशा में होता है। लेकिन इनके एक्सेप्शन है। तो इसको, ये सब चीज को भी और क्या बोलते हैं भी जानते हैं। डीएनए से आरएनए बनती है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, अभी बताया, जैसे कि अनुलेखन बोलते हैं इसको। और आरएनए से प्रोटीन का बनने को हम लोग बोलते हैं अनुवादन। तो अनुलेखन क्या है करके क्वेश्चन पूछेंगे तो बताना है कि डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए का बनना, या डीएनए से आरएनए का बनना ही क्या है, अनुलेखन। जबकि आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या है, अनुवादन। ठीक है, तो ये दोनों होती है। लेकिन इसका क्या है, अपवाद है सेंट्रल डोगमा का। तो सेंट्रल डोगमा को कौन लोग नहीं मानते, तो एचआईवी वाले लोग नहीं मानते। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं डीएनए से आरएनए बनती है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, तो जानते हैं। लेकिन इस एचआईवी के केस में क्या होता है, ये आरएनए जो रहती है वो क्या बनाती है, डीएनए बनाती है। तो देखो इसके लिए एंजाइम की भी जरूरत पड़ती है। तो डीएनए से आरएनए बनती है ये तो हम जानते थे, लेकिन आरएनए से डीएनए जब बनती है तो यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को हम लोग एचआईवी वायरस वाले की जगह में भी पढ़े रहते हैं, है ना, कहाँ पर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो रहते हैं आरएनए से क्या बनाती है, डीएनए बनाती है। तो इसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो आरएनए से डीएनए बनेगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या, विपरीत अनुलेखन होता है, प्रतिवर्त अनुलेखन होती है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन के जो सेंट्रल डोगमा था वो उसका अपवाद है। क्यों अपवाद,
क्योंकि आनुवंशिक सूचना का प्रवाह ऐसे होती है, लेकिन यहाँ पर प्रवाह क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। किसके केस में, HIV के केस में। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आता है इसमें, आनुवंशिक सूचना प्रवाह की सही दिशा कौन है। तो नीट में आया हुआ भी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से भी आता है, बायोमोलिक्यूल्स तरफ से। ठीक है, तो इसको दिया गया था सेंट्रल डोग्मा को फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने, जिसने वाटसन क्रिक वाला जो है ये वही वाला है। ठीक है, इसके आगे और देखें तो देखो वही बात बताया है, कुछ वायरसों में जानकारी का प्रवाह मतलब वही आनुवंशिक सूचना का प्रवाह विपरीत दिशा में होता है, आरएनए से डीएनए बनते, इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, है ना, वही बात बता दिया मैंने। देखो यहाँ पर डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनती है, डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन बोलते हैं। लेकिन आरएनए ही डीएनए बनाने लग जाती है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनती है। डीएनए रेप्लिकेट कर डीएनए बनाता है, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनते हैं, आरएनए से ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन बनते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनने लग जाते हैं। किसमें, HIV या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से गुजर सकता है HIV वायरस। HIV वायरस है, ऐसे दिखता है, ये देख सकते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा कौन सा, डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए अपनी प्रतिकृति को कैसे बनाती है, मतलब डीएनए अपने जैसा एक पदार्थ कैसे बनाती है। मतलब मान लो डीएनए ऐसा है ना, ऐसा, तो अपने जैसा, पहले बात तो ये अपने दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करता है और दोनों स्ट्रैंड से एक नया स्ट्रैंड बन जाता है, मतलब रेप्लिकेट हो जाती है। और इसको हम लोग जानते ही रहते हैं कहाँ पर, सेल बायोलॉजी में हम लोग सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल पढ़ते हैं, वहां पर एस फेज में हम लोग एक लाइन पढ़े रहते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन कोशिका चक्र की एस अवस्था में होता है, जिसको कई बार पूछता है नीट की, डीएनए रेप्लिकेशन कोशिका चक्र की कौन सी फेज में होता है, तो कौन सी फेज में, एस फेज में। तो उसी को हम लोग आज देखने वाले हैं कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है कोशिका चक्र की एस फेज में कैसे होती है, वो जानने वाले हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से देखो अलग अलग साइंटिस्ट लोग हैं यहाँ पर, है ना, उन सब का डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है और इनके द्वारा भी प्रूव किए गए उन सब बातों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन प्रतिकृति की, है ना, प्रतिकृतियन रेप्लिकेशन जनक डीएनए से डीएनए के प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया है। जैसे मैंने पहले बताया, वाटसन और क्रिक ने प्रतिकृतियन का अर्ध संरक्षी मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल प्रस्तावित किया। याद रखना कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को प्रस्तावित किसने किया है वाला बात याद रखना। वाटसन एंड क्रिक ने सिर्फ डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल नहीं दिया था, उन लोगों ने यह भी बताया था प्रतिकृतियन का अर्ध संरक्षी मॉडल। मतलब ये होता है कि सेमी कंजर्वेटिव जो मॉडल होती है उसको भी किसने बताया, वाटसन एंड क्रिक ने, वाला लाइन याद रखना है। ठीक है, वाटसन क्रिक ने ही क्या दिया है, कॉन्सेप्ट दिया, प्रस्तावना दिया क्या, कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड में ही क्या होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होती है। तो अर्ध संरक्षी मॉडल को किसने प्रस्तावित किया था, वाटसन और क्रिक ने। यह बताता है कि जनक डीएनए स्ट्रैंड नए पूरक स्ट्रैंड के संश्लेषण के लिए टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं। प्रतिकृतियन के बाद प्रत्येक डीएनए अणु में एक जनक और एक नया स्ट्रैंड होता है। मतलब ये है कि वही बात बताया मैंने, ऐसे अभी बना के बताया, ये डीएनए का मेन डीएनए है, ये दोनों पहले अलग होंगे और जब दोनों अलग हो जाएगा तो अलग होने के बाद में यहां से जो नया स्ट्रैंड बनेगा ना, ऐसे नया बनेंगे, उन लोग क्या होंगे, उनमें ये वाला न्यू वाला रहेगा न्यू, और ये भी रेड वाला क्या रहेगा, न्यू, जबकि ये येलो वाले लोग क्या रहेंगे, ओल्ड रहेंगे, मतलब पुराने, और ये ओल्ड रहेंगे। तो डीएनए के प्रतिकृतिकरण में क्या होती है कि एक स्ट्रैंड हमेशा क्या रहेंगे, ओल्ड रहेंगे, और एक क्या बनेंगे, नए बनेंगे। एक नया स्ट्रैंड बनती है और एक क्या रहती है, पुराने ही रहती है। तो मैथ्यू मिशेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने 1998 में अर्धसंरक्षी मॉडल को सिद्ध किया। प्रस्तावित किसने किया था अर्धसंरक्षी मॉडल को, तो वाटसन एंड क्रिक ने, लेकिन प्रूफ करके नहीं बताए थे। ये बस बोल दिए थे कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो एक जो रहती है जनक में, एक जो रहती है वो क्या रहती है, ओल्ड वाला रहती है, और एक क्या रहती है, न्यू बनती है। और जो रहती है वो जनक होती है और जो नया बनती है वो उसका डॉटर हो जाते हैं। तो जनक जो है उस डॉटर के लिए क्या बनाती है, टेम्पलेट के रूप में काम करती है, ये बात बताए हैं। ठीक है, किसके रूप में काम करती है, टेम्पलेट के रूप में काम करती है। ठीक है, ये बात हम लोग जान गए। तो मैथ्यू मिशेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने 1998 में अर्धसंरक्षी मॉडल को सिद्ध किया है। यहाँ से हम डायग्राम भी देख सकते हैं, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक का डायग्राम है ये। वाटसन क्रिक के द्वारा डबल हेलिक्स मॉडल भी दिया गया था और रेप्लिकेशन बताया गया था इन्हीं लोग के द्वारा। तो देखो यहाँ पर डॉटर डीएनए जो बना हुआ
देखो पेरेंटल डीएनए ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, जो डॉटर डीएनए जो है वो कौन से कलर में दिखाई दे रहा है, रेड कलर में। तो जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है वो ओल्ड टेम्पलेट ओल्ड पेरेंट स्ट्रेन है, जबकि रेड वाले लोग क्या है, न्यू स्ट्रेन होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख के बता सकते हैं मिचेल्सन एंड स्लॉथ ने इसको इस मॉडल को क्या किया, सिद्ध किया। तो प्रूफ किसके द्वारा किया गया करके क्वेश्चन आएगा, तो मिचेल्सन एंड स्लॉथ के द्वारा, जबकि असंरक्षित मॉडल को प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया बोलेंगे तो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। तो ये कई लोगों में कंफ्यूजन होती है, ये इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है जानना है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि यही सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को किसने दिया, किसने प्रस्तावित, किसने दिया करके लिखा रहेगा, तो किसने दिया है, तो वाटसन एंड क्रिक ने। तो आंसर कई लोग बताते हैं मिचेल्सन एंड स्लॉथ को, लेकिन इसी की वजह से गलत हो जाता है। इसने क्या किया, प्रूफ किया है, जबकि दिया किसने था, वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, तो इसके आगे और देखते हैं मिचेल्सन और स्लॉथ का एक्सपेरिमेंट देखते हैं इन्होंने क्या किया है। तो देखो फिर से सीरिया कोलाई के बारे में बात करते हैं। उन्होंने ई कोलाई के 2 कल्चर मीडियम तैयार किए। ई कोलाई के कितने मीडियम, ई कोलाई के लिए 2 कल्चर मीडियम तैयार किए। इसमें एक में ई कोलाई कितना था, N15 वाला, और एक वाला कौन सा था, N14 वाला। क्यों, क्योंकि डीएनए में क्या रहती है, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार होते हैं। यहाँ पर भी नाइट्रोजन क्षार है, नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस, ये चिड़िया कोलाई, ये भी चिड़िया कोलाई। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, डेंसिटी क्रिस्टल लेंगे, है ना। पहले हम लोग इस थ्योरी को पढ़ते हैं फिर इसको हम समझेंगे। एक तैयारी में अमोनियम क्लोराइड साल्ट लेते हैं, जिसमें N15 और N14 का भारी आइसोटोप होता है, इसलिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड और अन्य नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में शामिल हो गया और डीएनए का वजन बढ़ गया। N15 वाला हम लोग क्या लिए हैं, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का क्या लिए हैं, साल्ट लिए हैं। इसमें क्या हुआ, जब डीएनए, इसमें हम लोग नाइट्रोजन को आइसोटोप वाला लेंगे, मतलब N15 वाला, तो इसका वजन क्या हो जाएगा, डीएनए का बढ़ जाएगा। क्यों, तो नाइट्रोजन बेस में क्या होती है, डीएनए में क्या होती है, नाइट्रोजन बेस, और उसी नाइट्रोजन बेस के ऊपर में कौन आ गया, N15 आ गया, तो इसकी वजह से इसका वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक अन्य तैयारी में N14 लवण होते हैं। इस प्रकार N14 डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में समाहित हो गया और वे हल्के हो गए। इन दोनों प्रकार के डीएनए को सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता में अपकेंद्रण द्वारा अलग किया जा सकता है। मतलब ये है कि हम जब कल्चर मीडियम में डालते हैं ना डीएनए को, ऐसे ये है N15 वाला कल्चर मीडियम लिए थे और यहाँ पर भी N14, तो ये N14 वाला कल्चर मीडियम था, ये N15 वाला कल्चर मीडियम था। कल्चर मीडियम में लोग क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो ग्रोथ करने के लिए यहाँ पर N15 लिया गया है और यहाँ पर क्या लिया गया, N14। तो जब इससे जो डीएनए बनेगी वो अलग दिखाई देगी, इससे बने हुआ डीएनए अलग दिखाई देंगे। तो कैसे अलग दिखाई देते हैं उसको जानते हैं हम लोग। तो एनसीईआरटी का डायग्राम हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ा थ्योरी उसको भी पढ़े। उन्होंने N15 माध्यम से कई स्टीरियो कोशिकाओं को लिया और उन्हें N14 माध्यम में स्थानांतरित कर दिया। एक पीढ़ी अर्थात 20 मिनट के बाद उन्होंने डीएनए को पृथक किया, उसे सेंट्रीफ्यूज किया। इसका घनत्व N15 डीएनए और N14 डीएनए के बीच का सक्रिय था। इससे पता चलता है कि नवगठित डीएनए में एक स्ट्रैंड पुराना N15 प्रकार और एक स्ट्रैंड नया N14 प्रकार का है। यह असंरक्षित प्रकृति की पुष्टि करता है। हम यदि थ्योरी को देखेंगे तो हमें उतना बात समझ नहीं आएगा जितना ये डायग्राम से समझ आता है। तो देखते हैं हम लोग इस डायग्राम में क्या है। स्टार्टिंग में हम लोग N15 वाला हम लोग डीएनए लिए हैं, N15 वाला ये डीएनए है। 20 मिनट के बाद जब हम लोग N15 वाला लेते हैं तो ये भारी वाला डीएनए है। तो भारी होने की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है सेंट्रीफ्यूगेशन में, तो N15 वाला हैवी होने की वजह से नीचे तली में बैठ जाता है। ठीक है, ये तली में दिखा रहे हैं। ठीक, दूसरा 20 मिनट के बाद सीरिया कोलाई में रेप्लिकेशन हो जाता है। डीएनए का रेप्लिकेशन में कितने टाइम लगते हैं सीरिया कोलाई को, 20 मिनट लगते हैं। और कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में होता है, तो याद रखना एस फेज में होती है। ये एस फेज में ही क्या होती है, रेप्लिकेशन में ही रेप्लिकेशन होते हैं। एस फेज में क्या होते हैं, रेप्लिकेशन। ठीक है, तो देखो 20 मिनट के बाद में क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ। तो जो रेड वाला था उसमें क्या आ गया, दोनों का सेपरेशन हुआ। ये इधर रेड वाला हो गया अलग और उधर भी रेड वाला अलग हो गया। ये अलग अलग हुआ रेड वाला, दोनों रेड वाले हो गए। अब रेड के बाद में क्या होगा, तो रेड के बाद में 20 मिनट में इसमें रेप्लिकेशन हुआ और ऐसे ग्रीन वाले आ गए यहाँ पर।
तो बताओ ये जो रेड वाला था, रेड वाला कितना वाला रहा होगा? तो रेड वाला तो हम तो लिए थे कौन सा, N15 वाला। ये भी रेड वाला कौन सा था, N15 वाला। लेकिन जो ये वाला जो बना है वो कौन सा वाला हो जाएगा, जो ग्रीन वाला? तो N14 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कल्चर मीडियम में हम तो N14 वाले कल्चर मीडियम में डाले नहीं, वो अपने आप ही रेप्लिकेट कर रहा है ये। तो जब रेप्लिकेशन हुआ तो यहाँ पर N15 वाले एक रहे एक में, और एक नया बना जो N14 वाला था। यहां पर भी एक में क्या हुआ, ये वाला N15 वाला था, जबकि ये नया वाला क्या है, N14 वाला ही है। ठीक है, यहाँ पर N14 वाला और N15 वाला, तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड मोड में हो गया। अब हाइब्रिड हुआ, आधा हल्का है आधा भारी, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन में अब ये तो तली में बैठता था यहाँ, लेकिन अब ये कहाँ पर आ जाएगा, बीच में। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब आधा हैवी है आधा उसमें लाइट है, जिसकी वजह से तीसरे नंबर में फिर से 20 मिनट बाद, तो 20 मिनट प्लस 20 मिनट कितने हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर 20 मिनट, इस बार हम लोग 40 मिनट लेके देख रहे हैं कि क्या होगा। तो इस बार 20 मिनट प्लस 20 मिनट नहीं है ना, 40 मिनट है। क्यों? क्योंकि 20 मिनट में सिर्फ दो ही बनता था, अब हमें 40 मिनट लेना है, तो ताकि ये दो से क्या बन जाए, चार बन जाए। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं कितने मिनट, तो है ना, इसके शुरू के हिसाब से देखेंगे तो 40 मिनट है, लेकिन इसके इन दोनों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कितने मिनट है, 20 मिनट। ठीक है, अब हम इसको पेरेंट लेंगे तो 20 मिनट है, जबकि इसको पेरेंट लेंगे तो 40 मिनट। तो इसको पेरेंट लिए है तो 40 मिनट। तो देखते हैं इसके द्वारा, अब देखो ये चारों स्टैंड अलग अलग हो जाएंगे, ये यहाँ से अलग हुआ, यहाँ से अलग हुआ, और ये ग्रीन ग्रीन भी अलग हुए। अब ग्रीन ग्रीन अलग हुए, ग्रीन ग्रीन लोग अपना अपना बनाएंगे, ये रेड वाले लोग और ये ग्रीन वाले जो अलग हुए थे, ये दोनों रेड फिर से अपना नया बनाएगा। तो इस बार वाले लोग, ये जो रेड वाले रहते हैं उन लोग N15 वाले रहते हैं, जबकि ये वाले लोग क्या रहते हैं, N14 वाले। तो यहाँ पर N14 वाले के कितने स्टैंड मिले, एक स्टैंड ये एक स्टैंड ये, दो मिला। यहाँ पर N15 वाले लोग कितने मिले, एक मिले। M15 वाले कितने मिले, ये भी दो लोग मिले, कितने लोग मिले, दो। ये भी क्या हुआ, दो मिला। मतलब यहाँ पर लाइट वाला तो मिला है, उसके साथ साथ में हाइब्रिड वाला मिला। तो लाइट वाला जो है थोड़ा वजन है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगेशन वाले में उधर तली की ओर जाने की कोशिश करता है, जबकि लाइट वाला इधर की ओर रहता है। तो इससे ये प्रूफ हो गया, दूसरी पीढ़ी के बाद यहाँ यानी 40 मिनट के बाद हाइब्रिड डीएनए और हल्के डीएनए की बराबर मात्रा थी। देखो बराबर मात्रा मिल गई, तो इससे ये प्रूफ हुआ कि डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड जो रहती है वो रेप्लिकेशन में भाग लेती है। ठीक है, मतलब ये है कि एक स्ट्रैंड हमेशा पेरेंट्स के रहेंगे, एक ही नया बनेगा। इसी को इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध संरक्षित विधि बोलते हैं। मतलब सेमी कंजर्वेटिव मेथड को एक इसके द्वारा मिसल्सन इस्लात के द्वारा क्या किया गया है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया गया है कि डीएनए में एक क्या रहेंगे, हमेशा पेरेंट रहेंगे, दूसरा ही क्या बनेगा, नया बनेगा। तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब इसको हम लोग सेमी कंजर्वेटिव मेथड बोलते हैं। ठीक है, मिसल्सन इस्लात के द्वारा क्या किया गया, प्रूव किया गया। ठीक है, उसके अलावा कुछ और साइंटिस्ट आए थे, जैसे कि टेलर नाम के साइंटिस्ट ने, टेलर और सहयोगी ने 1958 में गुणसूत्रों में नव संश्लेषित डीएनए के वितरण का पता लगाने के लिए रेडियोधर्मी थाइमिडीन का यूज किया था ना इन्होंने। थाइमिडीन का उपयोग करके विसिया फाबा, फाबा बीन्स, बीन्स जानते हो सेम, फाबा बीन्स सेम है, सेम के बीज, विसिया फाबा, फाबा बीन्स पर समान प्रयोग किए। इसने सिद्ध किया कि गुणसूत्रों में डीएनए भी अर्ध संरक्षित रूप से प्रतिकृति होती है। तो ये भी है ना, याद रखना है कि टेलर ने, ये भी आया था नीट में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस पर टेलर ने किस पर प्रयोग किया था करके क्वेश्चन पूछा था, तो विसिया फाबा, फाबा बीन्स पर। तो इन्होंने सिद्ध किया कि गुणसूत्र में डीएनए भी अर्ध संरक्षित रूप से प्रतिकृतिकरण करता है। मतलब ये है कि रेप्लिकेशन जब होगा तो देखो गुणसूत्र आधा आधा ही हो जाता है। ठीक है, और आधा आधा होके ही नया नया बनाते हैं। तो गुणसूत्रों में भी डीएनए भी अर्ध संरक्षित रूप से प्रतिकृति क्रियन करता है। तो किसने बताया था इसको, टेलर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है, इसके बाद में डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे शुरू होता है वो भी जानते हैं हम लोग। तो यहाँ से एक चीज और पढ़ते हैं हम लोग, है ना, उसको भी जानते हैं। ठीक है,
ये देखते हैं हम लोग, ये डीएनए है ना, ये डीएनए बना के दिखाए हैं। डीएनए, डीएनए में ये मान लो कोई भी फेज में था, सेल साइकिल जो है ऐसे चलती है, सेल साइकिल में अलग अलग फेज आते हैं, G1 S G2 फेज आते हैं, फिर इसके बाद यहाँ माइटोटिक फेज आ जाता है, M फेज। ये पूरे को हम लोग इंटरफेज बोलते हैं, इंटरफेज है ये, और ये माइटोटिक फेज। तो जो ये है ना, यहाँ पर 5 डेज से ये 3 डेज एंड रहती है, इधर 3 डेज एंड से इधर 5 डेज एंड रहती है। और जब ये रेप्लिकेशन होगा, तो रेप्लिकेशन होगा तो सबसे पहला क्या होती है, ये दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करती है। तो जब दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं, तो इसी से बनने वाला जो नया स्ट्रैंड है ना, वो क्या रहेंगे, ये येलो वाला जो है न्यू स्ट्रैंड हो जाएंगे, न्यू स्ट्रैंड। और ये वाले क्या रहेंगे, ओल्ड स्ट्रैंड। तो ये क्या है, ओल्ड है, और ये क्या है, न्यू। तो ये कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो याद रखना एस फेज में रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन किसका, डीएनए का। तो यहां पर यदि हम लोग 2C से डिनोट किए हैं, 2 स्ट्रैंड है, तो यहां पर कितने हो जाते हैं, 2C बराबर 4C। तो डीएनए जस्ट क्या हो जाती है, डबल। कब, एस फेज या एस अवस्था के बाद में डबल हो जाते हैं। तो देखो इसमें हमेशा चाहे कितने बार भी हम लोग रेप्लिकेशन कर ले, हमेशा 2 स्ट्रैंड में से एक क्या रहेगा, पेरेंट्स ही रहेंगे। एक ओल्ड स्ट्रैंड, वो एक ओल्ड स्ट्रैंड या पेरेंट्स वाला डीएनए ही होगा, पेरेंट्स ही होगा। तो इसको भी हमें याद रखना है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो इसको प्रूव भी कर दिया गया सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा, है ना। तो ये भी याद रखना, टेलर नाम के साइंटिस्ट ने भी प्रूव करके दिखाया था, है ना, विसिया फाबा और फाबा बीन्स पर। और इसने थाइमेडिन लिया था, है ना, ये भी याद रखना, ठीक है। इसके आगे और देखते हैं। अब डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे शुरू होता है ना, हम तो बोल दिए कि रेप्लिकेशन ऐसे होता है, उसके बाद में, है ना, ये साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया, ये तो बोल दिए। तो देखो शुरू करते हैं हम लोग क्या, कि डीएनए प्रतिकृति एक्चुअल में होती कैसे। तो डीएनए प्रतिकृतियां एक बिंदु पर शुरू होता है, जिसे उत्पत्ति या ओरिजिन कहा जाता है, ओआरआई साइट कहा जाता है। मतलब ये है कि डीएनए एकदम सघन रूप से ऐसे लिपटा हुआ रहता है, मतलब एक दूसरे से ऐसे क्रॉस में लिपटे हुए रहते हैं, मतलब ऐसे लिपटा हुआ रहता है डीएनए। तो एक जहां से शुरू होती है ना, उसको हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। रेप्लिकेशन होने की शुरुआत होती है। एक उत्पत्ति वाली प्रतिकृतियां के एक इकाई को रेप्लिकेशन कहा जाता है, रेप्लिकॉन कहा जाता है, जहां से वो शुरू होती है। प्रतिकृति क्रिया के दौरान 2 स्ट्रैंड एक एंजाइम हेलिकेज एंजाइम की उपस्थिति में एज बंधों को तोड़कर खुलते हैं और अलग हो जाते हैं। मतलब याद रखना, जो अकुंडलन करवाता है, अकुंडलन, कुंडलित रहती है वो, ये क्या रहती है, डीएनए कुंडलित रहती है, हेलिकल होती है, मतलब ऐसे क्या रहती है, ऐसे बंधी हुई रहती है। तो उसको अकुंडलन कराने का काम किसका रहता है, हेलिकेज का। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हेलिकेज जो रहती है, इसका काम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना और इन दोनों स्ट्रैंड को क्या करना, अलग करना। क्यों, क्योंकि 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है। मतलब डीएनए में हम देखें तो यहाँ पर ऐसे एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन द्वारा और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन द्वारा, ऐसे एक पूरे हेलिक्स में ऐसे 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं और यही जुड़े हुए रहते हैं। इसको तोड़ने का काम किसका रहता है, हेलिकेज एंजाइम। यहाँ पर ये डीएनए के उसको ब्रेक करने का काम किसका है, हेलिकेज एंजाइम का है, ठीक है। एक बिंदु पर डीएनए अणु के खुलने से एक वाई आकार की संरचना बनती है, जिसे प्रतिकृतियन फॉर्क या रेप्लिकेशन फॉर्क कहा जाता है। अब देखो ये यहीं से अलग हो रहा है, तो वाई शेप्ड दिखाई दे रहा है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क बनते हैं। तो यहाँ से देखो रेप्लिकेशन फॉर्क हुआ, यहाँ पर देखो हेलिकेज एंजाइम इसको हटाते हुए तोड़ते हुए जा रहा है, ठीक है। ओरिजिन टर्मिनेस यहाँ से शुरू हुआ, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन एट वन ओरिजिन, यहाँ से शुरू हुआ और शुरू होकर देखो ये फैलते हुए जा रहा है, तोड़ते हुए जा रहा है, ठीक है। तो हेलिकेज एंजाइम का काम होता है तोड़ना। उसके बाद में देखो दूसरा, अलग किए गए स्ट्रैंड नए स्ट्रैंड के संश्लेषण के लिए टेम्पलेट के रूप में कार्य करती है। और डीएनए 5 डेज से 3 डेज दिशा में ही प्रतिकृतियां करता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हमेशा रेप्लिकेशन ऑलवेज रेप्लिकेशन का जो डायरेक्शन होगा ना, 5 डेज से 3 डेज ही होगा, चाहे वो उसका ओल्ड वाला टेम्पलेट का डायरेक्शन कैसा भी रहे, ठीक है। तो उसको भी जानते हैं हम लोग। डीऑक्सोराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी और डीटीटीपी सबस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हैं और बहुलकीकरण मतलब पॉलीमराइजेशन के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो याद रखना यहाँ पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट,
मतलब ये खुद ही अपना एनर्जी जनरेट करता है, या माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर में एनर्जी के लिए डिपेंड नहीं रहता। क्यों? क्योंकि रेप्लिकेशन ऊर्जा के हिसाब से बहुत खर्चीली प्रक्रिया है, और एक खर्चीली प्रक्रिया होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा नहीं देता। यहाँ पर ऊर्जा इनके पास में खुद होती है DATP, DGTP, मतलब एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन और थाइमिन की वजह से ये अलग अलग टाइप के बताया है। यहाँ पर DATP मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है ये, और ये क्या है, ग्वानोसिन फॉस्फेट है, साइटोसिन फॉस्फेट और थाइमिसिन फॉस्फेट। तो अलग अलग फॉस्फेट है, वही सबस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हैं और पॉलीमराइजेशन के लिए ऊर्जा प्रदान करने का काम इन्हीं लोग का है। ठीक है, तो इधर देखें, ये 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन है। इसमें हम लोग डीएनए को टेम्पलेट के रूप में, रेड वाले को हम लोग टेम्पलेट लेते हैं, या इसको ओल्ड स्ट्रैंड या पेरेंट स्ट्रैंड बोलते हैं। और जो नया शुरू होता है ना, वो नया शुरू होता है हमेशा 5 डेज से 3 डेज, इधर की ओर शुरू हो रहा है, और ये वाला 5 डेज से 3 डेज इधर की ओर शुरू हो रहा है। तो मतलब रेप्लिकेशन का डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा, 5 डेज से 3 डेज रहेंगे, और रेप्लिकेशन ऐसे होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, रेप्लिकेशन का मतलब नए नए स्ट्रैंड बनते जाना। इसका आगे और देखते हैं। सबसे पहले प्राइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में एक छोटा आरएनए प्राइमर संश्लेषित होता है। डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में कई न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़कर प्राइमर स्ट्रैंड बनाते हैं और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नए स्ट्रैंड का निर्माण करते हैं। तो देखो यहाँ पर ना सिंथेसिस ऑफ द लीडिंग सेल, और यहाँ पर ये दो चीजें और जानते हैं हम लोग, है ना। इसका एनसीईआरटी, इसका डायग्राम, एनसीईआरटी का डायग्राम है कि नहीं है, इसमें देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर एक चीज जानते हैं हम लोग, क्या हुआ, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड था डीएनए का पुराना वाला, वो 3 डेज से कौन सा था, 5 डेज था। इसका जब रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हुआ तो किधर की ओर हो रहे हैं, ये 5 डेज से 3 डेज की ओर हो रहे हैं। तो जो कंटिन्यूअसली स्ट्रैंड बनता है, कंटिन्यूअसली लगातार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई गैप नहीं है बीच में, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। कंटिन्यूअस स्ट्रैंड का मतलब सतत रूप से स्ट्रैंड बन रहा है, नया स्ट्रैंड। और ये वाले जो है, देखो ये टुकड़ा बना, फिर टुकड़ा बना, इन टुकड़ा को हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होती है। देखो ये देखो, सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड, सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड का मतलब ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार 5 डेज से 3 डेज के डायरेक्शन में क्या बन रहा है, यहाँ पर नया डीएनए बन रहा है। दूसरा 5 डेज से 3 डेज की ओर बन रहा है, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, डिसकंटिन्यूअस। तो सिंथेसिस ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड, इसको हम लोग बोलते हैं, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं उसको लैगिंग बोलते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस, और इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी बोलते हैं। तो इनके 3 नाम है, एक नाम ये, 2 नाम ये, और तीसरा नाम ये। जबकि इसके कितने नाम है, लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, और दूसरा क्या बोलेंगे, इसको कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलेंगे। इसका 2 नाम होती है, इसका क्या कितने नाम, 3 नाम होते हैं। ठीक है, यहां से हम डायग्राम देख के हमें समझ आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक चीज और जानना है कि ये जो लीडिंग स्ट्रैंड रहती है, इसमें जो टेम्पलेट का डायरेक्शन है, टेम्पलेट का जो डायरेक्शन है 5 डेज से 3 डेज है, तो इसके लिए टेम्पलेट का डायरेक्शन होती है 3 डेज से 5 डेज होती है डायरेक्शन। जबकि इसके लिए टेम्पलेट का डायरेक्शन क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड के लिए 5 डेज से 3 डेज टेम्पलेट का डायरेक्शन। टेम्पलेट का डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर सकते हैं कि जो लैगिंग स्ट्रैंड रहती है इनके लिए टेम्पलेट के रूप में, है ना, टेम्पलेट वाले का डायरेक्शन कैसा रहती है, टेम्पलेट वाले डीएनए का करके क्वेश्चन पूछेंगे। तो 5 डेज से 3 डेज रहती है, जबकि इसमें टेम्पलेट का डायरेक्शन कैसा है, 3 डेज से 5 डेज होती है लीडिंग स्ट्रैंड में, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड में ऐसा टाइप का डायरेक्शन रहता है इसका। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा समझ आया होगा, है ना। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं, ये सब प्राइमर वगैरह जुड़ती है। तो देखो सबसे पहले प्राइमेज नाम का एंजाइम की उपस्थिति में एक छोटा आरएनए प्राइमर संश्लेषित होता है। डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में कई न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़कर प्राइमर स्ट्रैंड बनाते हैं और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नया स्ट्रैंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये है प्रतिकृतिकरण के दौरान एक स्ट्रैंड 5 डेज से 3 डेज की दिशा में निरंतर खिंचाव के रूप में बनता है। निरंतर संश्लेषण इस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। दूसरा स्ट्रैंड 5 डेज से 3 डेज दिशा में छोटे छोटे खिंचावों ओकाजाकी खंड के रूप में बनता है, जिसको असतत स्ट्रैंड कहते हैं। वही बात जिसको बताया मैंने, ठीक है, वही बात को लिखा है एनसीईआरटी ने, और है ना, देखते हैं ओकाजाकी खंड डीएनए लाइगेज। अब देखो ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बने था ऐसे टुकड़े टुकड़े में, वो किसी न किसी के द्वारा तो जुड़ेगा, तो ये जुड़ता है डीएनए लाइगेज के द्वारा। तो ये वाला लाइन भी इंपॉर्टेंट याद रखना, डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम। और जब भी
हम लोग बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़े या जब भी हम पढ़ते हैं कि फेविकॉल बोलेंगे डीएनए का, तो डीएनए का फेविकॉल कौन है? लाइगेज। लाइगेज का काम ही होता है जोड़ना। नामक एंजाइम द्वारा आपस में जुड़कर एक नया स्ट्रैंड बनाते हैं। इस नए स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। ठीक है, ओकाजा के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। कब? जब वो जुड़ जाती है तब। और किसके द्वारा जुड़ती है? डीएनए लाइगेज के द्वारा। यदि नए स्ट्रैंड में कोई गलत बेस आ जाता है तो डीएनए पॉलीमरेज उसकी जांच कर सकता है। तो डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है, कोई ना कोई मान लो गलत वाला जुड़ गया है, कोई है ना उत्परिवर्तन द्वारा नए बेस पेयर आ गए, तो उसकी जांच करने का काम किसका रहता है? डीएनए पॉलीमरेज का रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत सारे चीज ऐसे डायग्राम से देख सकते हैं, जो थ्योरी है उसी का डायग्राम बना के दिए हैं। जैसे जीप एक तरीके से खुलती है जीप, उसी प्रकार से इसको डायग्राम को दिखाया है ना। इसके आगे और देखते हैं। इसीरिया कोलाई 18 मिनट के भीतर प्रतिकृति पूरी कर लेता है, यानी प्रति सेकंड 2000 बेस पेयर। यूकैरियोटिक में डीएनए की प्रतिकृति कोशिका चक्र के एस चरण में होती है। डीएनए प्रतिकृति के बाद कोशिका विभाजन में विफलता के परिणाम स्वरूप ये क्या हो जाता है? बहुगुणन हो जाता है। मतलब ये है रेप्लिकेशन तो हुआ, और रेप्लिकेशन होने के बाद में उसमें सेल डिवीजन नहीं हो पाया पूरी तरीके से, तो एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा क्या हो जाते हैं? डीएनए हो जाते हैं, मतलब डीएनए बढ़ जाती है। इसको ना हम लोग बोलते हैं बहुगुणन बोलते हैं। बहुगुणन परिणाम स्वरूप क्या हो जाती है? बहुगुणन। मतलब इसमें क्या है देखते हैं दोनों में। ये ई कोलाई में के अंदर में कितने समय में प्रतिकृति या रेप्लिकेशन हो जाता है? 18 मिनट में। और मतलब प्रति सेकंड कितना होता है? लगभग 2000 बेस पेयर होते हैं। तो ये डाटा को याद रखना है, 18 मिनट के अंदर में रेप्लिकेशन हो जाती है। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की प्रतिकृति कोशिका चक्र की एस चरण में होती है, ये बात जानना है। इसीरिया कोलाई प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल कौन होते हैं? जो जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो पूरे क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। और कुछ जो रहते हैं वो प्रोटिस्टा वगैरह, उन लोग भी क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर। डीएनए प्रतिकृति के बाद कोशिका विभाजन में विफलता के कारण, मतलब सेल डिवीजन नहीं हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन तो हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, मतलब ये 2C से 4C में बदल गया, लेकिन सेल डिवीजन नहीं हो पाया। सेल डिवीजन नहीं हो पाया तो एक ही सेल के अंदर में डीएनए की मात्रा डबल हो गई रहती है। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी कंडीशन, या बोल सकते हैं बहुगुणन बोलते हैं। ठीक है, क्या हो गया? बहुगुणन। तो यहाँ पर देखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऐसे स्टार्ट होता है, और रेप्लिकेशन स्टार्ट होके रेप्लिकेशन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में से रेप्लिकेशन होते जाती है, नया बन जाता है। कौन से फेज में? एस फेज में। तो इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, एस फेज। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं। डीएनए प्रतिकृति में न्यूक्लियर क्रोमोसोम अनजिपिंग डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर स्टिमुलेशनल रेप्लिकेशन टू न्यू डीएनए स्ट्रैंड। मतलब ये है कि देखो यहाँ पर डीएनए जब बनती है तो डबल जब होते हुए दिखाई गई है इसको, मतलब माइक्रोस्कोपिक व्यू है ये। ठीक है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन में बहुत सारे एंजाइम भाग लेते हैं। उन एंजाइम को यहाँ पर थोड़ा समराइज कर देते हैं ताकि सभी याद रहे। तो सबसे पहला जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है डीएनए के रेप्लिकेशन में शामिल एंजाइम्स। तो सबसे पहला जो एंजाइम है हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज। तो हेलिकेज का काम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना और दोनों को ब्रेक करना। हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम किसका रहता है? इस एंजाइम का। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना। दूसरा टोपो आइसोमरेज, इस एंजाइम को भी जानना है। ये क्या करती है? जब रेप्लिकेशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूट जाती है तो दोनों स्ट्रैंड में उत्पन्न हुए तनाव को कम करना, मतलब ये है जब अनजिपिंग करवाएंगे ऐसा रहता है तो उसको बीच से ऐसे खोलेंगे तो वापस से जोड़ने की कोशिश करता है। जैसे एक वायर को ऐसे लिपटे हुए वायर को देख सकते हैं, बीच से ऐसे ओपन करते हैं तो फिर से वापस जोड़ने की कोशिश करता है। तो यही उत्पन्न हुए तनाव को क्या करता है? टोपो आइसोमरेज कम करने का काम करते हैं। इसको डीएनए गाइरेज भी बोलते हैं, डीएनए गाइरेज एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, तीसरा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है, जो डीएनए जो रहती है उसी से डीएनए बनाने का काम करती है वो।
डीएनए से डीएनए बनाने का काम के लिए डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा चौथा डीएनए लाइगेज, तो डीएनए लाइगेज के एंजाइम जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं उसको जोड़ने का काम करती है ये, ठीक है। तो ये सब एंजाइम जो है शामिल होते हैं किसमें, डीएनए रेप्लिकेशन में। और हम लोग एनसीईआरटी का एक डायग्राम देख सकते हैं, ऐसा वाला डायग्राम है ना, ये बना हुआ दिखाई देता है एनसीईआरटी में। तो इधर हम लोग देखें 3 डेज से है ना, इधर 5 डेज से 3 डेज है, इधर यदि 5 डेज से इधर क्या है 3 डेज, और इधर क्या है 3 डेज है, तो इधर क्या है 5 डेज है। तो ये वाला जो है ना 5 डेज से 3 डेज है, और ये वाला क्या है 5 डेज से इधर क्या है 3 डेज। तो ये जो बनती है यहाँ पर है ना, वो एनसीईआरटी में दिया गया है। तो देखो ये वाला क्या है, ओल्ड स्ट्रैंड है, ये क्या है ओल्ड स्ट्रैंड, ये ओल्ड स्ट्रैंड है, या इसको हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। ये भी क्या है टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ओल्ड स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल रहे हैं। ये जो बन रही है ये बोलते हैं कंटिन्यूअस, या इसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। इसको हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। इसको हम लोग ओकाजाकी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स वाला भी बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ये वाले को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस, लैगिंग स्ट्रैंड, और तीसरा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इसको बोलते हैं हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड इस वाले को, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। तो एक्चुअल में ये है कि हम जानते हैं क्या, कि जो डायरेक्शन होती है किसकी, रेप्लिकेशन के डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन, डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन। तो डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन जो होती है वो ऑलवेज क्या होती है 5 डेज से 3 डेज ही होती है, चेंज ही नहीं होती। तो देखो यहाँ पर भी 5 डेज से 3 डेज नया बन रही है, यहाँ पर भी 5 डेज से 3 डेज बन रही है। लेकिन टेम्पलेट की बात करते हैं हम लोग, तो लीडिंग के लिए टेम्पलेट जो होती है 3 डेज से 5 डेज होती है। देखो ये 3 डेज से 5 डेज, और इधर क्या है 5 डेज से 3 डेज होती है, यहाँ पर ये 3 है 3 डेज। तो इसमें क्या है 3 डेज से 5 डेज क्या है टेम्पलेट का स्ट्रैंड, टेम्पलेट का स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड की दिशा, टेम्पलेट स्ट्रैंड की दिशा है ये। जबकि इसके लिए टेम्पलेट स्ट्रैंड की दिशा जो है क्या है, इसके लिए 5 डेज से 3 डेज है, 5 डेज से 3 डेज टेम्पलेट स्ट्रैंड की दिशा, मतलब इधर से इधर की ओर है इसके लिए टेम्पलेट की दिशा, जबकि इसका इधर से इधर की ओर है, मतलब यहाँ से टेम्पलेट की दिशा है ये। तो ये भी याद रखना है, लैगिंग और है ना, लैगिंग स्ट्रैंड को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं। बाद में ये डीएनए लाइगेज के द्वारा जुड़ जाती है। जबकि ये लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो होती है, इसको हम लोग अलग से कोई स्पेसिफिक नाम नहीं देते, लेकिन ये जो रहती कंटिन्यूअसली रहती है, इसमें डीएनए लाइगेज की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि इसमें डीएनए लाइगेज की जरूरत पड़ती है जोड़ने के लिए। तो ये पूरा क्या होता है रेप्लिकेशन है, डीएनए का रेप्लिकेशन। और है ना, हम लोग इस क्लास में यहाँ तक ही पढ़ते हैं। यदि हमें इसका नोट्स वगैरह चाहिए तो हम यहाँ पर से व्हाट्सअप करके इस नोट्स को मांग सकते हैं और यहाँ से ले सकते हैं। तो नीट जोन क्लासेस AWD है ना, यहाँ पर जो लिखा है उसको सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि ये सब वीडियो जो है फ्री में देखने को मिले। ठीक है, थैंक यू।